बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी। नाज़रीन, आज की आगाज़ की जो दिलचस्प स्टोरी है वो ये कि दुनिया में चाय तो सभी को पसंद है। आपको पता है कि चाय की वजह से लोग जो है आपस में दोस्तियाँ छोड़ देते हैं या दोस्तियाँ पैदा भी चाय के पीछे। जी हाँ, अच्छा। मतलब ये चाय एक ऐसी चीज़ है और ये चाय की पैदावार दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? ये अच्छा, चाय मोहब्बत भी बढ़ाती है, लेकिन एक मुल्क ऐसा है जहाँ पर चाय की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पैदावार पैदा करने वाला जो मुल्क है वो है चीन। चीन की चाय की सनत सदियों पुरानी है और इसमें मुख्तलिफ इक़साम की चाय शामिल है जनाब। ग्रीन, वाइट और होलोंग और पो ईयर चीन के अहम चाय पैदा करने वाले इलाके भी हैं जहाँ पर ये चीन अगर चाय जो वो पैदा करता है तो तकरीबन 2.4 मिलियन मेट्रिक टन है जो चाय पैदा करता है। चाइना और दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है। इसी तरह से दुनिया की जो 40% चाय है इसकी सनतें सदियों पुरानी हैं। इसमें मुख्तलिफ इक़साम जिस तरह से आपने नाम भी बताए हैं। और चीन के अहम चाय पैदा करने वाले इलाके यूनान, ग्वांगडो और जाजिंग हैं जहाँ की आबो हवा और ज़मीन चाय की काश्त के लिए मौजूद। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये जो चाय के लिए वेदर का एनवायरनमेंट का मौफिक होना ये बहुत ज़रूरी है। एक ख़ास टेम्परेचर चाहिए, अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भी और उससे कम हो जाएगा तब भी ये मामला जो है वो खटाई में पड़ सकता है। अच्छा, इसके बाद चीन के बाद जो सबसे बड़ा पैदावार जिसके अंदर होती है, जिस मुल्क के अंदर, वो है भारत। तो सबसे ज़्यादा चीन के बाद अगर काश्त होती है चाय, चीनी पत्ती पत्ती तो वो होती है भारत के अंदर। उसके बाद फिर दीगर मुल्क आ जाते हैं जिसके अंदर हम बताएं आपको तो कीनिया है, श्रीलंका है, तुर्की है जो बेतल तरतीब जो है वो इस तरह की काश्त करते हैं। जुनेद, वैसे हम सभी अपने घरों के अंदर मुख्तलिफ इक़साम की पत्ती इस्तेमाल करते हैं, चाय इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी यकीनी तौर पर घर पे चाय के बगैर तो गुजारा नहीं होता होगा, घर वालों का भी। मैं कोशिश करता हूँ कि चाय अगर पीनी है, जिस तरह अभी ऑफिस में तो चाय चलती ही है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं मतलब उसके बगैर भी आप अपने आप को आदी बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि चाय की अगर सही अफादियत अगर आपको पीनी हासिल करनी है तो वो बगैर दूध के है। क्योंकि अमूमी तौर पे जो हम पीते हैं वो दूध पत्ती है और चाय के अंदर अगर आप दूध ऐड कर देते हैं तो वो जितना फ़ायदा आपको देती है वैसे आम हालत में उतना उसका नुकसान होता है। इस तरह कॉफ़ी है, दोस्तों को दावत देनी हो तो भी आप कहते हैं चाय पे बुला रहा हूँ। और फिर अगर आपने किसी बैठक में बैठना है तो भी चाय वहाँ पर चलती है। तो ये चाय जो है ये दोस्तियाँ भी बनाती है, ये चाय नफरत को कम करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो ये चाय हमेशा, अगर आप देखें कि कोई रिश्ता देखने के लिए आ रहा है तो सबसे पहले पसंद चाय ही पेश की जाती है। तो ये चाय जो है ये बहुत ही मकबूल है दुनिया भर में, लेकिन इसकी काश्त सबसे ज़्यादा चीन के अंदर होती है। बिल्कुल। तो किसी का दिल जीतना आपने और किसी के साथ दिल की बात शेयर करनी है तो चाय उसका एक बेहतरीन बहाना है। चाय के ज़रिए कुर्बतें पैदा की जा सकती हैं। तो बहरहाल ये एक दिलचस्प स्टोरी थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो चाय खाने भी इतने ज़्यादा बन गए हैं कि मुख्तलिफ चाय के नामों से उन्होंने कहीं पर कड़क चाय, तो कहीं पर फलानी चाय, कहीं पर फलां चाय। तो ये जो चाय की इतनी सारे कैफ़ेज़ भी खुल गए वो इसी वजह से खुल गए क्योंकि हम लोगों ने मोहब्बतों का और एक ताल्लुक़ क्रिएट करने के लिए और ताल्लुक़ से बढ़ाने के लिए हमने चाय को एक वो मौजू बना लिया। चाय को हमने एक वजह रखी है। लगाते हुए प्रोग्राम को बाकायदा आगाज करते हैं। बढ़ते हैं अपनी टॉप 5 स्टोरीज की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले बात होगी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच नाज़रीन कल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा और मोमेंटम बहुत ही ज़बरदस्त है। PSL का इख्तिताम हुआ है बहुत ही धांसू किस्म के मैच के साथ, बहुत ही कांटेदार मैच के साथ। बांग्लादेश की टीम को हम वेलकम कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ हम इसमें कामयाबी हासिल करेंगे बल्कि जो पिछले गिले शिकवे हैं शायकीन के, उन्हें भी हमारी टीम दूर करने में कामयाब हो पाएगी। उसके बाद आपको बताएंगे कि दुनिया भर में 18 करोड़ से ज़ायद सारिफीन, डिजिटल सारिफीन के अकाउंट्स के पासवर्ड और हसास मालूमात चोरी होने का इंकिशाफ हुआ है। इस पर भी होगी तफसील से बात। और बात करेंगे इसराइल का आइंदा 2 माह में गजा के 75% इलाके पर कब्जा का घिनौना मंसूबा तैयार कर लिया गया है। जंगबंदी की बात तो हो रही है लेकिन इसके पीछे भी एक और शरारत है, एक और बदनीयती है। किस तरह से इसराइलियों की तरफ से फ़लस्तीनियों के ऊपर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी कार्रवाई हुई जिसमें 30 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है। अब अगला प्लान क्या है नेतन्याहू का, इसका भी जायज़ा लेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी स्टार्टअप की शानदार कामयाबी, बैंकॉक बिजनेस चैलेंज 2025 के फाइनल्स में जगह बनाकर तारीख रकम कर दी। तफसील से इस पर भी होगी बात।
और मनफी लोगों से बचना क्यों ज़रूरी है? मनफी सोच मजबूत से मजबूत इंसान को भी कमज़ोर कर देती है। तो कितनी ज़हर कातिल है ये मनफी सोच, नेगेटिव जो आपकी थिंकिंग है, ये आपकी अच्छाइयों के ऊपर पर्दा डाल देती है, आपकी अच्छाइयों को खा जाती है, आपको किसी और की अच्छाई नज़र ही नहीं आती। लेकिन इससे छुटकारा किस तरह से पाया जाए, इस पर भी बात करेंगे और आगाज़ कर लेते हैं हम अपने आज की टॉप स्टोरी जो कि है खेल से मुतल्लिक। हमाद भाई हमारे साथ मौजूद है। हमाद की आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। कितने पुरुमीद हैं इस T20 सीरीज़ से बांग्लादेश के ख़िलाफ़, और स्क्वाड के हवाले से जो बातें हो रही हैं कि दूसरा ग्रुप भी लाहौर पहुंच गया है, एक तो कितना बैलेंस ये स्क्वाड है और लगता है कि टफ टाइम दे पाएगा बांग्लादेश को? देखिए, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। दोनों टीमों का मुआवजा कर लिया जाए। बांग्लादेश अभी रिसेंटली 2 एसोसिएट टीम्स के अगेंस्ट 2-1 से हार कर आया, और जो ये टीम उनकी अनाउंस हुई, उनके 3 मेजर प्लेयर नहीं है, जिसमें मुझे रहमान है, सोमिया सरकार है, ये नहीं आ रहे, नाहिद राना भी नहीं आ रहे। तो 3 प्लेयर उनके वैसे फर्स्ट चॉइस प्लेयर नहीं आ रहे। और पाकिस्तान की जो लास्ट परफॉर्मेंस थी T20 इंटरनेशनल, वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट थी। आपको पता है, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ था पाकिस्तान का। 4-1 से पाकिस्तान वहां हार गया, और उस टीम में से 8 चेंजेस की गई। अच्छा, वो जो चेंजेस की गई उनमें से कुछ तो चले जस्टिफाई होती है, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर थे यंगस्टर जिनको मौका दिया गया था, जिनको पूरी तरह टेस्ट नहीं किया गया और उनको फिर ड्रॉप कर दिया गया। तो यहाँ मैं चाहता हूँ कि फेयर चांस देने के बाद आप ड्रॉप करें। ऑल्दो कि पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्मेंस को अब मौका दिया गया है, जिसमें गुड साइन ये है कि फखर जमान और साइम अयूब दोबारा आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। तो एक पाकिस्तान का, लेकिन जहां फखर जमान बहुत अच्छा परफॉर्म करें, वहां साइम अयूब ने उस तरह डिलीवर नहीं किया। 10 मैचेस में 174 रन बनाते हैं, 17 की एवरेज से 125 का स्ट्राइक रेट। तो वहां थोड़ा सा उनके ऊपर मैं कहूंगा कि सवालिया निशान है कि वो डिलीवर नहीं कर सके। और जो बाकी पाकिस्तान टीम में प्लेयर आए हैं, आप बात कर लें हुसैन तलत की, उनके बारे में कहा जा रहा है मास सदाकत उनसे बेहतर ऑप्शन थे। फिर इसी तरह फास्ट बॉलर की नसीम शाह की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उनकी जगह अब्बास आफरीदी, जिन्होंने सबसे ज्यादा आउट किए हुए थे, 17 आउट किए हुए थे, उनको नहीं पिक किया गया। तो बहुत सारे सवालिया निशान है। सुफियान मुकीम हम लेकर जाते हैं, साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन उसके बाद से उनको ड्रॉप कर देते हैं। प्लेयर्स को आप कॉन्फिडेंस शेक कर देते हैं जब आपको इन एंड आउट करते हैं। वजूहात क्या है, हमेशा हम भी तनकीद करते हैं बैठ के, बहुत सारे चैनल्स पर तज्ज़िये होते हैं इसके ऊपर कि स्क्वाड जब तरतीब दिया जाता है तो किस चीज़ को मलहूज़ खातिर रखा जाता है, आखिर क्या मद्देनज़र रखते हुए प्लेयर्स को शामिल किया जाता है। और आप भी जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं कि जिन प्लेयर्स को शामिल किया जाता है, जिनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी और जिन्होंने दिखाया कि वो टीम का हिस्सा बन सकते हैं, उनको अनफॉर्चुनेटली टीम से बाहर रखा गया। तो अभी भी क्या कोई प्रेशर है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, जो इस तरह की सिलेक्शन की जाती है, इस तरह के प्लेयर्स को शामिल कर लिया जाता है, जो कि बाद में हम देखते हैं कि हमें पछताना पड़ता है कि इन प्लेयर्स को शामिल ही क्यों किया गया था? देखिए, ये जो म्यूजिकल चेयर है ना, कि सिस्टम स्टेबल नहीं होता, हर टूर के बाद नई मैनेजमेंट आ जाती है। अभी आप देख लें, पिछले कोचेज और सपोर्ट स्टाफ सारा चेंज हो गया है। अब नया आ गया, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच थे माइक्रेसन, वो आ गए हैं, और उनके इंसिस्टेंस पे 3 प्लेयर्स को बाहर करके नए 3 प्लेयर्स को इंडक्ट किया गया। अब वो जस्टिफाई नहीं कहेंगे कि इतनी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जिनको बाहर आप कर रहे हैं वो वहां सवालिया निशान आ जाता है। अब्बास आफरीदी, मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई भी बाहर कर सकता था। अली रजा, जिन्होंने परफॉर्म किया, सही है, उनके बारे में मैं भी यही कहूंगा कि बाबर आजम ने भी कहा, मोहम्मद आमिर ने भी कहा कि बहुत अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन उसको कम से कम डोमेस्टिक 2 सीजन खेलने पड़ेंगे। एक बहुत जल्दी प्रोसेस जो हम पाकिस्तान टीम में ले आते हैं तो प्लेयर के साथ ज्यादती हो जाती है। पहले उसको डोमेस्टिक में वो 4 डे क्रिकेट लॉन्गर फॉर्मेट जो है वो खिलाएंगे, तब वो बन कर आएगा। ये शॉर्टर फॉर्मेट 4 डे 2020, यहाँ पे तो देखें, अगर बॉलर की बात करें तो 4 ओवर उसने करने, और वो भी 2-2 ओवर स्प्लिट हो जाते हैं। और उसमें भी हमें नजर आता है कि हमारे बॉलर, अगर हम फाइनल की बात कर लें, लाहौर कलंदर जो जीता है, उसमें मोहम्मद आमिर जैसे एक्सपीरियंस बॉलर ने जिस तरह रन कंसीड किए, तो अफसोस हुआ कि पाकिस्तान, एक जमाना था कि पाकिस्तान हमेशा से डेथ ओवर में रिवर्स स्विंग के थ्रू यॉर्कर्स बड़े अच्छे एग्जीक्यूट करता था जी। और पाकिस्तान माना जाता था बहुत ज्यादा टोटल हो रही, लेकिन आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान कंटेन कर लेगा। तो यहाँ पे भी सवालिया निशान पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के ऊपर आ गया, जो बॉलिंग अटैक और यही सबसे खतरनाक बात है अहमद भाई कि बॉलिंग अटैक ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। अगर उस पर ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा या वो हमारे बॉलर्स ही परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर क्या बनेगा हमारा। अच्छा, ट्रैक रिकॉर्ड की अगर बात की जाए, कितनी बार हमारी टीम मद्दे मुकाबिल आई है बांग्लादेश के T20 के अंदर, कितनी कामयाबियां हासिल हुई हैं, उसको देखते हुए क्या प्रेडिक्ट करेंगे इस सीरीज़ को? देखिए, रिसेंटली तो बांग्लादेश पाकिस्तान टेस्ट सीरीज खेल कर गया, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री टेस्ट सीरीज में उस पाकिस्तान को 2-0 से शिकस्त देता है। तो उनका कॉन्फिडेंस
उसके बाद बेहतर होना था, लेकिन जब वो एसोसिएट टीम से 2 सीरीज हार कर आए हैं और पाकिस्तान की यंगस्टर्स पाकिस्तान टीम में आए हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ यंगस्टर्स को आपको फेयर चांस देना पड़ेगा। ये नहीं कि पाकिस्तान सुपर लीग से ही आए हैं, सलमान अली यादव कैप्टन होंगे और मोहम्मद हारिस इससे पहले न्यूजीलैंड में कैप्टन थे, वो भी इस टीम का हिस्सा है। लेकिन फास्ट बॉलिंग अटैक जो है वो हमेशा बॉलर्स आपको मैचेस जितवाते हैं। यस, T20 में रन ऑन द बोर्ड मैटर करता है, लेकिन जितना भी टोटल आप बोर्ड पे लगा दे, देखें 202 रन भी चेज हो गए, लेकिन बॉलर्स अगर अच्छे लाइन और लेंथ पे डिसिप्लिन बॉलिंग करेंगे तभी आप मैच जीतेंगे। तो ये जो बॉलिंग अटैक है जिसमें नसीम शाह फेवरेट फास्ट बॉलर कह ले, फिर उसके बाद से मोहम्मद वसीम जूनियर है, ऑल्दो के आखिरी मैच नहीं खेल पाए, इंजर्ड हो गए थे। फहीम अशरफ ऑलराउंडर बड़े अच्छे हैं, बैटिंग में बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, बॉलिंग में थोड़ा बहुत उनको अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। अबरार अहमद है स्पिन, तो पाकिस्तान के स्पिन डिपार्टमेंट और फिर यूटिलिटी बॉलर सलमान अली आगा खुद भी बॉल कर लेते हैं। मोहम्मद अली को ड्रॉप किया, बिल्कुल फेयर मैं जाऊंगा। जहांदाद खान को नहीं ड्रॉप करना चाहिए था, उनको टीम में होना चाहिए था। प्लेयर को जल्दबाजी से एक सीरीज में लाना और फिर बाहर कर देना। अच्छा हमारे भाई, अब तो स्कोर तरतीब दिया जा चुका, लेकिन हमने देखा कि पिछली बार भी बांग्लादेश से हम बुरी तरह से हारे थे। बांग्लादेश तब भी हमें होम ग्राउंड का एज तो हासिल था, लेकिन हम बांग्लादेश को हरा नहीं पाए। बांग्लादेश ने हमें बल्कि होम ग्राउंड में हमारे हरा कर चले गए। इस बार क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? पाकिस्तान के पास होम ग्राउंड का एज तो है, लेकिन अगर स्ट्रेटेजी बेहतरीन ना हुई और उस तरह से ना खेल पाए, परफॉर्मेंस ना उस तरह से दे पाए, तो यकीनी तौर पर इस बार फिर बांग्लादेश हमें हमारे ही घर में हरा कर चला जाएगा। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्या उनको आप कोई सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, टेस्ट मैच की जो हम बात करें कि हरा के चला गया, वहां तो पिचेस हमने गलत प्रिपेयर कर ली थी, फास्ट पिचेस प्रिपेयर कर ली थी। हम ये समझ रहे थे हम उनसे आसानी जीत जाएंगे, लेकिन उनके फास्ट बॉलर ने हमसे ज्यादा अच्छी बॉलिंग करके हमें शिकस्त दे दी। T20 बैटिंग पैराडाइज होती है, दोनों टीमों के लिए इक्वल मार्जिन होता है कि बड़ी ट्रू बैटिंग पिच है, आप रन्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे बॉलर्स का डिसिप्लिन होना बड़ा था, और साथ साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान की फील्डिंग ने बड़ा डिसअपॉइंट किया। 96 कैचेस ड्रॉप हुए। देखें, हमें 2021 का वर्ल्ड कप याद है, जहां मैथ्यू वेड का कैच जो है वो ड्रॉप करते हैं हसन अली, और पाकिस्तान उस कैच को ड्रॉप करने की वजह से मैच हार जाता है। 34 मैचेस खेले गए, उसमें से अगर 96 कैच ड्रॉप हो रहे हैं तो आप समझ रहे एवरेज हर मैच में 3 कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। तो आप अगर किसी भी टीम के की बैट्समैन को इतने मौके देंगे तो आप यू आर आस्किंग फॉर द पनिशमेंट, आप ऑब्वियसली फिर मैच हार जाएंगे। वो कैच को कैपिटलाइज करेगा उस चांस को। तो पाकिस्तान को तीनों शोबों, बॉलिंग और फील्डिंग, तीनों में बड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। बिल्कुल सही। पावर प्ले का इस्तेमाल है, पावर हिटर्स कहते हैं, तो पावर प्ले का इस्तेमाल वो भी बड़ा सोच समझ के करना होगा। अच्छा हमाद भाई, जाते जाते पहले खेलना चाहिए टॉस जीतने की सूरत में, या बाद में खेलने वाले को एज हासिल होगा? देखिए, ड्यू फैक्टर को देखना पड़ेगा पहले। अगर तो ड्यू फैक्टर है तो उसमें सेकंड इनिंग में बॉलिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो फिर आप जाहिर है पहले बॉलिंग कर लें। और अगर आप समझते हैं कि आप चेज कर सकते हैं, आपकी जो बैटिंग लाइनअप हमने पिक की है वो इतनी मैच्योर है, स्टेबल है, पैनिक बटन नहीं बजेगा, चेज कर लेंगे जितना भी टोटल है, तो ये आपको अपनी जो टीम है उसको अच्छी तरह असेस करके, और थिंक टैंक का बड़ा मैं कहूँगा कि आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, लाहौर की पिच पे पहले बैटिंग करने वाली टीम जीत रही है या चेज करने वाली जीत रही है, तो ये सारे स्टैट्स हैं जो आपको मिलने चाहिए और फिर उसके हिसाब से फैसला होना चाहिए। अदरवाइज तो फिर वही बात है कि फिर इतने बड़ा जो थिंक टैंक, जो सपोर्ट स्टाफ हम कैरी करते हैं टीम के साथ, फिर उसका फायदा क्या है? वो अगर आपके साथ वो एनालिसिस, वो स्टैट्स हर प्लेयर का प्लेयर टू प्लेयर शेयर कर रहे हैं, तो आपकी स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से करनी चाहिए और हमें नजर आना चाहिए होम स्ट्रेटेजी तरतीब दी है, इनको मैदान में नहीं उतरना चाहिए। अदरवाइज फिर हम वही जिस तरह से बात करते होते हैं कि पिच का इंतखाब सही नहीं था, या फिर बॉलर्स को उतारना चाहिए था, बैटर्स को उतारना चाहिए था, स्पिनर्स को उतारना चाहिए था, इस बात पर शिकवे होते रहते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ देखिए हमारे साथ मौजूद थे। और अब हम यहाँ पर एक ब्रेक में, उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि बहुत ही बड़ा हमला हुआ है। दुनिया भर के 18 करोड़ डिजिटल सार्फिन का डाटा चोरी हुआ है, जिसमें हसास मालूमात भी हैं। ये कैसे हुआ? आप भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं, तो किस तरह से ये हुआ इस पर भी तफसील से होगी बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। और इससे पहले कि हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें, आपको कुछ बताते हैं। दुनिया के नंबर 1 यूट्यूबर हैं मिस्टर बीस्ट, जो कि दुनिया के सबसे कम उम्र खरबपति भी बन चुके हैं। एक और एजाज। अच्छा, किसी के पति नहीं, मतलब खरबपति। खरबपति अमेरिकी यूट्यूबर हैं ये जिमी डोनाल्डसन, जो कि मिस्टर बीस्ट के नाम से मशहूर हैं। दुनिया के कम उम्र तरीन
खुद साख्ता अरबपति बन चुके हैं ये यूट्यूबर और मजमूई अच्छा, दौलत वैसे एक खुद अरब। साख्ता मतलब ये ऐसे तरीके से कहा जा रहा है जैसे वो अपने आप को अरबपति कहलवाते हैं नहीं, लेकिन वो रियल में अरबपति बन चुके हैं अपनी मेहनत से। खुद साख्ता का मतलब ये है जी। बिल्कुल जी, और इनकी दौलत का अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 1 अरब 27 डॉलर, यानी कि कह लें कि ये पाकिस्तानी रुपए में तो ट्रिलियन रुपीस बन जाएंगे। बहरहाल बहुत बड़ी रकम है। और 27 साल मिस्टर बीस्ट ने कम उम्री में ही यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर अपनी शोहरत हासिल की है और आज वो दुनिया के 8वें कम उम्र अरबपति बन चुके हैं जनाब, जिन्होंने अपनी दौलत बगैर किसी विरासत के खुद कमाई है। और 2012 में यूट्यूब वीडियो से अपने करियर का आगाज़ किया था मिस्टर बीस्ट ने, और 2017 में उन्होंने तकरीबन 1 लाख वीडियोस से शोहरत हासिल कर ली थी। और उसके बाद उन्होंने फिर बड़े पैमाने पर चैलेंजेस, इनामात और फ्लाइट। अच्छा, एक और चीज़ ये भी है के जरिए भी शोहरत कि हासिल। अरे कमा तो रहे हैं यूट्यूब के जरिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारा कुछ हड़प जाते हों या अपनी जायदाद बना लेते हों। जो इनकी वीडियोस हैं वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से बनती हैं कि आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किसी आम बंदे का काम है ही नहीं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपने किसी ग्राफिक्स एडिटर्स के साथ ये वीडियो बना ली है, वो बाकायदा इनाम भी रखते हैं, उसके अंदर लोगों को भी शामिल करते हैं, जिसके अंदर कई ऐसी स्कीम होती है जिसमें कैश इनाम भी दिया जाता है। तो लोगों को इंगेज करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, क्रिएटिविटी भी उसके अंदर होती है। और इसी सारी मेहनत के ज़रिए आज वो ना सिर्फ दुनिया के नंबर 1 यूट्यूबर हैं, बल्कि यंगेस्ट जो बिलियनियर कारोबारी यूट्यूबर बन चुके हैं। बिल्कुल जी। अच्छा जी, हमारी स्टोरी भी क्योंकि इसी से रिलेटेड है। अब जो दुनिया डिजिटल सारिफीन है, जो कि डिजिटल करेंसी कमाते हैं, ये डिजिटल सारिफीन वो सारिफीन भी खिलाए जाते हैं जो कि यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए पैसा कमाते हैं। तो जनाब उनके अब जो डाटा है या उनके पासवर्ड्स हैं वो चोरी होने के खदशात लाहक हो गए हैं। और ये हो भी चुके हैं जनाब। 18 करोड़ आवाम जो है इसका शिकार हो चुकी है, जिनकी हसास मालूमात भी चोरी हुई हैं और उनके पासवर्ड्स या फिर इस तरह की इंफॉर्मेशन जो कि वो बड़ी ही बिल्कुल ऐसी इंफॉर्मेशन। अब ये कौन हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है। इसमें आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। दुनिया भर के 18 करोड़ सार्फिन एक बहुत बड़ा फिगर है। लेकिन क्या ये पहली बार हुआ है और क्या ये आखिरी बार हुआ है, हुआ कैसे, ये सारे सवाल हम पूछते हैं। अहमद मंजूर साहब टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद भाई वेलकम कहेंगे। सवाल पहला यही है कि क्या ये पहली बार हुआ है और क्या ये आखिरी बार हुआ है, और अगर ऐसा होता रहता है तो फिर इस बार इतनी बड़ी खबर कैसे बन गई है? बेसिकली ना ये पहली दफ़ा हुआ है ना ये आखिरी दफ़ा हुआ है, बिकॉज जब तक हम इंटरनेट के ऊपर हैं वी आर वल्नरेबल। हमारा डेटा जाता रहेगा, आता रहेगा, वहाँ पे लोग भी इसको सब कुछ किसी तरीके से करते रहेंगे समथिंग। जैसे आपको एक मिसाल देता हूँ, मुझे पिछले दिनों एक मैसेज आता है, जब डबल ऑथेंटिकेशन आपने लगाई है तो आपको एक ईमेल भी आती है, एक मैसेज भी आता है। अगर आपका कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम लॉगिन यूजर लॉगिन करे, ठीक है, तो मुझे आई, तो मैंने उसको बड़ा सिंपल, मेरा दिल बड़ा कर रहा था कि मैं फेसबुक पे एक पोस्ट डालूं कि भाई जो भी कर रहा है कर ले, ये सारे मेरे अपने लोग हैं जो यहाँ पे कनेक्टेड है, मैंने खरीद के नहीं लगाए हुए, ना मुझे इनसे कोई पैसे आते हैं। सही है, ठीक है। तो जिनके ऑब्वियसली जिनके पैसे आते हैं, जैसे मैम ने बात की है, उनको वाकई खतरा लाहक हो जाए। यानी आप अभी मिस्टर बीस्ट की बात कर रहे थे, उसका यूट्यूब चैनल हैक हो जाए तो क्या होगा? सही बात है। ठीक है ना? एग्जैक्टली। तो इसके लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है दैट इज़ कॉल्ड इन्फो स्टीलर मैलवेयर होता है, लाइक कि जिसको आपको लिंक के थ्रू आ जाएगा, ईमेल थ्रू आ जाएगा कि जो, इसीलिए कहते हैं कि जी लिंक्स को क्लिक नहीं करना जो भी आपको व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। यानी मुझे अगर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे, जैसे जितनी भी पुरकशिश उसमें तहरीर लिखी हुई हो कि जी आपकी कोई लॉटरी निकल आई है, आपके लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। पाकिस्तानी लॉटरी वाले नहीं, अब तो और जदीद किस्म के मैसेजेस आते होंगे ना थोड़े से। मैं वही कह रहा हूँ, मैं लिखे हुए से कम ज्यादा पिक्चर पे ज्यादा गौर दिया जाता है। हाँ, exactly. You know what I mean? हाँ, कोई ऐसी माजरत के साथ जो आपके जज्बात को भड़का दे तो उस पे आपने उसके बहकावे में तो उस पे क्लिक नहीं करना आपने जो जज्बात को कंट्रोल रखना। जी हाँ, जज्बात को भी कंट्रोल करना और अपने आप को देखें। होता पता है कि आपको कोई लिंक आता है जिसमें नॉर्मली हमारे यहाँ आपके इतने पैसे निकल आए हैं। जैसे आपको एक मैसेज सपोज करें आ जाता है, अब मैसेज के ऊपर अगर लिखा हुआ है कि जी आपको पता नहीं किस फंड के अंदर इतने पैसे आ गए हैं या जी किसी कंपनी की तरफ से, तो सबसे पहले तो कंपनी का नाम चेक करें ना। ठीक है, उसके ऊपर कंपनी के नाम के स्पेलिंग ही गलत लिखे होते हैं। और दूसरी बात, पिछले दिनों एक वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी जिसमें एक लड़की ने कॉपी पेस्ट करके सेम मैसेज भेजा था उस बंदे को, और उसको तो वो आगे से उसने कहा था बेटा तुम बड़ी तेज हो, राइट? यानी कि उसे कहा कि पैसे, तो कभी नंबर से मैसेज नहीं आता आपको। ठीक है, वो यूएएन नंबर होता है, यानी कि 4 डिजिट नंबर होता है, जैसे आपको मैसेज आ रहा है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए।
मैं हमेशा कहता हूँ हम लोग डर बहुत जल्दी इसलिए जाते हैं बिकॉज नॉलेज नहीं है हम लोगों के पास। हम ऑलरेडी 5th जनरेशन वॉरफेयर का पार्ट बन चुके हैं। पिछले दिनों जो भी जंग हुई माशाल्लाह हमारी फोर्सेस ने बड़ा अच्छा उस पूरे हमारी फोर्सेस ने भी किया और हमने उनकी तबीयत साइबर अटैक किया। तो अच्छा, जब ये खबर फौरी तौर पे आई तो मुझे लगा शायद हमारे पड़ोसी मुल्क ने कुछ जवाबी कार्रवाई कर दी है, लेकिन फिर मैंने जब डिटेल पढ़ी तो पता लगा पूरी दुनिया के 18 करोड़ डिजिटल सार्फिन है। अच्छा, ये जो डाटा चोरी हुआ है, अब इसमें क्या कुछ मालूमात हैं? क्या हमारी सोशल मीडिया ऐप्स के पासवर्ड, यूजर नेम्स और क्या हमारे बैंक से रिलेटेड मालूमात भी हैं? देखिए, क्या बेस पे भी हम लोग एक नॉर्मल इंसान है ना, हम क्या करते हैं अपने पासवर्ड सेव कर लेते हैं बिकॉज हर बंदे को पासवर्ड याद नहीं रहता। तो नॉर्मली इन लोगों का जो मेन अटैक होता है वो होता है सेव्ड पासवर्ड्स उठाना जी, यानी यूजर नेम आपने फेसबुक का भी उम्मीद तौर पे वही होता है। जी हाँ, तो बेसिकली आपके से अब सेव्ड पासवर्ड्स के अंदर आपका इसीलिए कहते हैं डबल ऑथेंटिकेशन लगानी चाहिए, यानी आप थंब के साथ लगा लें, आप फेस के साथ रिकग्निशन लगा लें ताकि कोई बंदा उसको हैक ना कर सके, डबल ऑथेंटिकेशन हो जाएगी। जैसे आपने कुछ बैंक्स ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया हुआ है कि वो 2 कोड्स आपको भेजते हैं, एक फोन पे आता है, एक ईमेल पे आता है, कोई लॉगिन करने की कोशिश। अब ये डबल, लेकिन ये आपको लगाना पड़ता है। वो हमारे बहुत सारे जो बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, जैसे गूगल हमें कहता है कि जब हम गूगल अकाउंट बनाते हैं या उसको बार बार हमने उसको लॉगिन करना होता है तो वो हमसे रिक्वेस्ट करता है कि आप इसको पासवर्ड को सेव कर लें ताकि आपको बार बार वो ना करना पड़े, लॉगिन लॉग आउट ना करना पड़े। और दूसरा ये भी होता है कि हम खुद भी अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरह की चीज़ों को हम पासवर्ड नहीं लगाते हैं, या हमारे लैपटॉप पे ओपन रहते हैं या फिर हमारे फ़ोन पर ओपन रहते हैं। तो अगर हमने पासवर्ड लगाकर उसको लॉग आउट नहीं किया हुआ तो क्या वो हमने ओपन एक्सेस दे दी है अगले को कि हमारे फोन में ओपन चीजें पड़ी नहीं है, हमारे गूगल के ऊपर ओपन चीजें पड़ी नहीं, हमने पासवर्ड नहीं लगाया? वो चीज तब होगी जब आपका फोन हैक होगा। असल में ओके, फोन हैक नहीं हो रहा, आपका अकाउंट हैक हो रहा। अकाउंट कैसे हैक होगा? जब आपने क्लिक किया असल में, तो अब हुआ क्या, वो पूरा सिस्टम रन हुआ, उसने आपके पासवर्ड्स उठाए या आपके लॉगिन्स उठाए सारे के सारे। जब लॉगिन उठाए तो उसमें क्या गया, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन गई, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन सारी की सारी क्या है, वो उसको देनी पड़ेगी दोबारा से, जिसकी वजह से डबल ऑथेंटिकेशन में आपको मैसेज आएगा कि जी कोई बंदा आपको लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। ये सिक्योर है, मतलब आपको जो डबल ऑथेंटिकेशन मांगी जाती है वो सिक्योर है। मैं तो वो भी भूल जाती हूँ समटाइम, मैंने वो जो दूसरा ईमेल आईडी दिया हुआ होता है, दूसरा कोई पासवर्ड या कोई ऐसा कोड रखा हुआ होता है, मदर का नेम या कोई मैंने ऐसी कोई पेट नेम मैं जो फर्जी रखा होता है, मैं वो भी इसीलिए कहते हैं फर्जी ना रखें, ओरिजिनल दें। लेकिन जिसने आपका अकाउंट हैक करना है वो नहीं भूलेगा, इसलिए आपने इसका कुछ बैकअप तैयार रखना है, ओरिजिनल दें ताकि आपको याद रहे। अच्छा अहमद भाई, इंडिविजुअली हम किस तरह से बच सकते हैं? एक तो ये गवर्नमेंट के करने वाले काम है कि वो अपने सिस्टम को, निज़ाम को इतना मजबूत बनाएं कि कोई बैरूनी हमला उस पर असरअंदाज ना हो सके। इंडिविजुअली हम क्या कुछ करें? एक तो ये कि मेरे ख्याल में हर बंदे को कोई ऐसी चीज़ भी अपने मोबाइल के अंदर, ऐसा डाटा भी नहीं रखना चाहिए जो कि आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सके। दूसरा और क्या क्या इकदाम हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कोई, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, कोई लिंक आए उसको ओपन नहीं करना। ठीक है, ठीक है। कोई नंबर आपको आए, नंबर पे कॉल नहीं करनी। जैसे पिछले दिनों एक फ्रॉड शुरू हुआ था जी, क्योंकि एवरीबडी इज ऑन द ई-कॉमर्स, हर बंदा ऑनलाइन ऑर्डर्स कर रहा होता है, तो वो क्या करते थे, आपका जो है ना पोस्टल एड्रेस चेंज हो, हमारे पास ठीक नहीं आ रहा, आप हमें कॉल बैक कर लें या इस लिंक पे क्लिक करें। वो बंदा सोचता, बंदे के ज़हन में सबसे पहले आता, अच्छा कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ तो ऑर्डर की होगी। जी हाँ। अच्छा, मैं ना कुछ दिन पहले मुझे एक कॉल मौसूल हुई थी ऐसे ही जनरल, और उसके बाद वो कॉल गायब हो गई, वो मेरे उसमें नहीं आ रही थी, कॉल लॉग में नहीं आ रही थी। और वो लड़की कोई मुखातिब थी और लड़की मुझे कह रही है कि आप फलां बैंक में आपका अकाउंट है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल है। कहती है आपने जो भी इसमें से प्रॉपर्टी सेल और परचेज किया है ना, उसकी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैंने कहा क्यों, जहेज में तुम लोगों ने मुझे दे के भेजी थी। अच्छा, मुझे बहुत गुस्सा आया एकदम कि ये, अच्छा मैं थोड़ा सा ऑफ मूड के साथ बैठी हुई थी जब उसने मुझे कॉल कर ली, तो मैं बड़े गुस्से से उसे कह रही हूँ कि तुम लोगों ने मुझे जहेज में देके भेजी थी, जो प्रॉपर्टी मैंने सेल की है या खरीदी है, तुम लोगों को क्यों मैं इन्फॉर्मेशन दूँ? अच्छा, मुझे कह रही है मैम वो अकाउंट बैंक की वो है रिक्वायरमेंट है तो आप उसको दे दें। अच्छा, मैंने फिर उसको उल्टा जवाब दिया कोई, वो फ़ोन लड़की ना फ़ौरन बंद करके चली गई है। मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो मुझे कहते हैं मुझे उसका नंबर तो बताओ ज़रा। नंबर चेक करने लगी तो वो उसके अंदर नंबर ही नहीं आ रहा, नंबर ही डिलीट हो गया, तो वो नंबर आया ही नहीं है उसके अंदर। बेसिकली वो अननोन नंबर आता है। या आपके ऊपर एक चीज़ याद रखिएगा, देखें हमें बहुत दफ़ा, कई दफ़ा हम ना जब कॉल उठाते हैं, हम में से बहुत सारे लोगों को ये हमने कभी नहीं देखते कि व्हाट्सएप की कॉल उठा रहे हैं, आई मैसेज की कॉल उठा रहे हैं, गूगल किसी सिस्टम की कॉल उठा रहे हैं, या फ़ोन की कॉल उठा रहे हैं। दुरुस्त, आपकी जो कॉल उठा लेते हैं। हाँ, हम सिर्फ उठाते हैं बेसिकली, क्योंकि हम इतने उसके साथ यूज्ड टू हो चुके हैं। तो यूजुअली जो कॉल आ रही होती है वो या व्हाट्सएप से आ रही होती है या किसी और इस तरीके से आ रही होती है।
ठीक है, तो ये कुछ एहतियातें हैं। बेसिकली बात ये है कि हमें जो है ना देखभाल के चीज़ करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये जो डाटा है अहमद भाई, ये कौन परचेज करता है? ये क्या कुछ स्पेसिफिक हैकर्स हैं और ये अपने इस्तेमाल में लेकर आते हैं या आगे किसी और को सेल करते हैं? डार्क वेब पे ये सेल होता है, और इसमें से कौन कौन सी चीज़ें होती हैं एक मोबाइल के अंदर जो उनके काम की होती हैं जिसको वो मिसयूज़ कर सकते हैं? हर चीज़ जो आपसे रिलेटेड है वो उनके काम की है। हमारे फ्रेंड्स के फ़ोन नंबर हैं या हमारी पर्सनल पिक्चर्स हैं। हाँ, मैं एक बात करता होता हूँ नॉर्मली। देखें, जैसे अभी हमने एक छोटी सी मिसाल बात की, मेरा यूट्यूब चैनल कोई हैक कर लेगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मिस्टर बीस्ट का कोई कर लेगा तो फर्क पड़ेगा, राइट? तो आप कितने इंपॉर्टेंट हैं उसी हिसाब से चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब किसी बंदे ने सपोज करें आपके मोबाइल के अंदर जो भी चीज़ है, लाइक आपके नंबर्स हैं, अब वो नंबर सपोज करें पीएम का नंबर है, तो हाउस दैट कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमें देखना पड़ता है कि किसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बिकती कहाँ पे है? आपका डार्क वेब है, लोग हैं जो, चलें इसकी एक और मिसाल आपको दे देता हूँ। मज़े की बात है, पिछले कुछ अर्सा पहले ना एक वेबसाइट है, आज भी होगी, उधर क्रेडिट कार्ड्स मिलते हैं $5 के 50 क्रेडिट कार्ड के नंबर, और नंबर चलते हैं, बिल्कुल ठीक है। उन नंबर से जाके फिर ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, उन नंबर से जाके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं $5 में 50 कार्ड्स, ठीक है। लेकिन आपने परचेज अपने क्रेडिट कार्ड से करना तो आपका सारा डाटा उनके पास चला जाएगा, उनको पता बात समझ में आ रही है, कार्रवाई करने वाला ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आपका कार्ड भी उनके दरमियान में होगा। तो आपने हर चीज एहतियात से करनी है। अच्छा, जाते जाते अब ये जो डाटा चोरी हो गया, मैसेज मैं देख रहा हूँ कि अपने पासवर्ड्स को दोबारा से आप रीडिजाइन कर लें या नए पासवर्ड रख लें, क्या इससे बचा जा सकता है? ये करना चाहिए? इसके लिए सबसे आसान हल है, एक तो पासवर्ड रीसेट कर लें। दूसरी चीज, जब भी आपको शक हो कि ऐसा कुछ हो रहा है, अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट के अपने सिस्टम, अपना जो फोन सिस्टम रीस्टार्ट करें, उसको रीस्टार्ट कर दें, okay, और इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दें। ठीक, दैट्स द ओनली थिंग यू कैन। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि नाज़रीन इस रहनुमाई से आपको फ़ायदा हो सकेगा, क्योंकि 18 करोड़ सार्फिन है, कोई कम तादाद नहीं है। तो इसको दोबारा से कोशिश कीजिए, रीसेट कर लें पासवर्ड को, और जिस तरह से उन्होंने बताया अहमद भाई ने कि इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट और अपनी हसास मालूमात कोशिश कीजिए कि आप अपने फ़ोन्स में ना रखें, अपने अकाउंट्स के अंदर ना रखें। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ चमचों की। तो ये चमचे वो नहीं है जो खुशामदी चमचे होते हैं, ये चमचों को जिस्म पे मुतवाज़न चमचे जमा किए, चमचे जो है उनका एक वो बनाया है, जिस्म के ऊपर उसने मुतवाज़न किया है उसे, और बैलेंस करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये ईरानी शहरी है जिसने ज़्यादा चमचों को जिस्म पर मुतवाज़न करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। जनाब, ईरान के शहर कर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले अबुल फजल साबिर मुख्तारी ने अपने जिस्म पर 96 चमचे मुतवाज़न करके नया रिकॉर्ड कायम किया। आप कर सकते हैं? नहीं, मुझे कोई शौक भी नहीं है वैसे इस तरह के रिकॉर्ड बनाने का, लेकिन इंसाफ ने कर दिया। हम तो पहले एतराज़ करते हैं कि जी इस तरह का रिकॉर्ड बनाकर आप क्या हासिल करते हैं, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में आप देखिए ना चमचे किस तरह सीक्वेंस के साथ खड़े हैं, और बैलेंस उनका आउट नहीं हो रहा। अच्छा, ये क्या मगनातीस इनकी बॉडी पे लगा हुआ है? ये चम्मच चिपक कैसे रहे हैं? ये बहरहाल एक ह्यूमन मैग्नेट है ना, ह्यूमन मैग्नेट का नाम भी दिया गया है। ह्यूमन मैग्नेट के लक़ब से भी इन्हें जाना जाता है, क्योंकि दो मुख्तलिफ अशिया को अपने जिस्म पर बगैर किसी चिपकने वाली चीज़ के मुतवाज़न करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि इन साहब ने पूरा कर लिया है। इससे कबल भी इन्होंने 85 और फिर 88 चमचे मुतवाज़न करके रिकॉर्ड कायम किया था, और इस नए रिकॉर्ड ने खुद के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। तो अबुल फजल ये कहते हैं कि उन्होंने ये सलाहियत बचपन में दरियाफ्त की थी, जब उन्होंने महसूस किया कि वो मुख्तलिफ अशिया को अपने जिस्म पर चिपका सकते हैं। वैसे हमारी बॉडी में ये मकनातीसियत नहीं है, ये जो मैग्नेट है वो हमारी बॉडी में तो नहीं है कि हम अपने साथ कुछ चीज़ चिपका सकें। बहरहाल जी, ये एक बड़ा उन्होंने एजाज़ हासिल किया है, एक नाम अपना उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने अपना दर्ज करवा लिया। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मर जाएगा। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दीगर अहम इशूज़ हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करते हैं इजरायली फ़ौज की, जिन्होंने ऐलान किया है कि वो एक ख़ास मंसूबे पर अमल करते हुए आइंदा 2 माह में मरहलेवार गज़ा की पट्टी के जो 75% इलाके हैं उन पर कब्जा कर लेंगे। पहले तो जंगबंदी की कोशिशें की जा रही हैं, एक तरफ जंगबंदी की जा रही है, दूसरी तरफ नेतन्याहू की ये कारस्तानियाँ और ये बयानबाजियाँ सामने जो आ रही हैं, जंगबंदी के वाले से भी 75% इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। मुतज़ाद खबरें हैं, क्योंकि हमास ने अमेरिका की 60 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ मशरूत तौर पर इस पर हामी भरी है, लेकिन इसराइल इससे इनकारी है। तो मामला है क्या? उस्मान शाह साहब माहिर आलमी उमूर हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहेंगे उस्मान साहब। अब किसकी बात पर यकीन किया जाए, जंगबंदी की खबरों पर और या फिर जो इसराइल इसकी तरदीद कर रहा है, और ये जो दावा वो कर रहे हैं कि अगले 2 माह में 75% इलाके पर कब्जा कर लेंगे, इसको सच मान लिया जाए?
जी, सारी सूरत हाल में अगर किसी की बात पे यकीन ना करने का आप मुझे कहें तो मेरे ख्याल में वो इजरायली होगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं 7 अक्टूबर से लेके अब तक उसने सारी सिचुएशन को मैनिपुलेट किया है। पहला जो सीज फायर था उसको भी उन्होंने ब्रेक किया 18 मार्च से लेके अब तक की सिचुएशन हमारे सामने है कि जिस तरीके से तेजी के साथ उन्होंने वहां पे कत्लेआम का बाजार गर्म कर रखा है। लेकिन अगर मौजूदा सूरत हाल को देखें तो 77% रकबे के ऊपर तो खुद हम हमास कह रहा है इसराइल कब्जा कर चुका है ऑलरेडी है, और लोगों को उनके घरों तक एक्सेस नहीं उस तरीके से दी जा रही, जबकि इजरायली मीडिया कम क्लेम कर रहा है कि सिर्फ 40% रकबे पे कब्जा हुआ है। तो मेरे ख्याल में वो इस वक्त वाटर टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हम देखते हैं एक आलमी अछूत बन चुका है, इंटरनेशनल पर आया है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो इसका पॉल था नेतन्याहू का, आज उस तरीके से इसे सपोर्ट करता नजर नहीं आता। इसमें कोई शक नहीं, ही हैज बिन सो कम्प्लिसिट। डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन में अंदर जो कत्ल हुए हैं इजरायली सफारतकार, उसके जो उधर का अमला था, सफारती अमला, उसके बाद आज भी उनकी जो होमलैंड की मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी हैं क्रिस्टी, वो इस वक्त इसराइल के अंदर मौजूद हैं। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की खामोशी जो है वो बड़ी मानीखेज है, जिसकी वजह से फ्रांस, उसके बाद यूके और कनाडा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की किसी क्रिटिसिज्म से बचने के लिए जो है वो इंतजार कर रहे थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा बैकआउट करते हैं तो फिर हम आके इसराइल को वो ब्लैंकेट कंडेमिनेशन के साथ जो है वो इसकी क्लास लेंगे। तो हम देखते हैं जिस तरीके से वेस्ट की तरफ से एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, और काफी अरसे बाद इट्स टू लेट एंड टू लिटल कि उन्हें मॉरल क्लैरिटी हुई है और एक मॉरल आउटरीच देखते हैं, लेकिन मच नीड टू बी डन। लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं मैड्रिड का इजलास हुआ है 4 दिन पहले, जिसमें ओआईसी मुस्लिम वर्ल्ड के लोग वहां बैठे हैं, और स्पेन ने यूरोपीय यूनियन को अर्ज किया कि आप इसके ऊपर पाबंदियां लगाएं, नॉट टारगेटेड बल्कि ब्लैंकेट इनके ऊपर सैंक्शन रजीम इम्पोज करें। अच्छा, उसके अलावा लंदन लेकिन लगता ये है कि ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं जो कि इस वक्त इजरायली फौज के तर्जुमान की जानिब से कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हमने हमास से कब्जा छुड़वाने के लिए ये जो अब का नया लाहे अमल तरतीब दिया है वो सिर्फ हमास से कब्जा छुड़वाने के लिए, और फिर जो वहाँ की आबादी है ऑलरेडी जो फ़लस्तीन में मौजूद हैं फ़लस्तीनी, उनको छोटे 3 इलाकों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो फिर ये तो फ़लस्तीन खाली करवाने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं वही हो रही हैं, फिर इसको जंगबंदी तो नहीं कहा जाएगा। फिर जो आप कह रहे हैं कि एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है और उन्हें काउंटर करने की कोशिश की जा रही है इसराइल को, वो होती भी नज़र तो नहीं आ रही है। ये तो सिर्फ इमदादी सामान पहुँच जाए शायद यही काफ़ी होगा, अगर ये प्रेशर के थ्रू भी किया जा रहा है, प्रेशर इतना बिल्ड हो गया है कि इमदाद वहाँ तक पहुँच पा रही है, तो ये यहीं तक सिर्फ महदूद रहेगा। जी, अमेरिका के एंड पे देखें तो अमेरिका उस तरह से प्रेशर जो है एक्सर्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए लाइबिलिटी तस्वुर करते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की लेगेसी है एक पीस डील के हवाले से। लेकिन मेरे ख्याल में ये बड़ा मुश्किल होगा कि 2 महीने तक वो एक कोस्टल इनक्लेव के अंदर 25% के रकबे के अंदर इतनी डेंसली पॉपुलेशन जो है उसको वहाँ के ऊपर काउंटर कर लें। और जो इंटरनेशनल प्रेशर की हम बात कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में आने वाले महीने में जून के मिड के अंदर एक बहुत बड़ा न्यूयॉर्क में इजलास होने जा रहा है, जिसमें 148 कंट्रीज जो जो फ़लस्तीन को आज़ाद ममलिकत तस्वुर करते हैं, धमकी दी है कनाडा ने, यूके ने और फ्रांस ने कि हम उस क्लब का मेंबर हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। और इसी के ऊपर जो है कल इजरायली जो अपना उनकी कैबिनेट थी उन्होंने थ्रेट किया कि अगर आपने इसे आज़ाद रियासत तस्लीम किया तो हम वेस्ट बैंक के जो कई इलाके हैं उन्हें अनेक्स कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में एक सफारती सुनामी है जो कि इजरायली मीडिया क्लेम कर रहा है आने वाला है, और इसको रीड नहीं कर पा रहा नेतन्याहू। आप देखें कि इस वक्त डोमेस्टिक सूरत हाल क्या है, उनके बैंक कह रहे हैं कि 3.8% इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है। शिन बेथ जो उनकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है, उसका जो सरबराह है, और वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने मुझे जाती वफादारी के लिए अपने लोगों को जो है उनके ऊपर क्लैम डाउन करने के लिए कहा था, जिससे मैंने मुकम्मल इनकार कर दिया है। तो मेरे और वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ना सिर्फ कमीशन बनाने का कहा बल्कि उन्होंने वॉर क्रिमिनल के तौर के ऊपर पेंट किया इस नेतन्याहू को, जिसको आईसीसी पहले वांटेड करार दे चुका है। जी अच्छा उस्मान साहब, इस वक्त बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि दुनिया जितनी खुल के मुखालफत कर रही है, मगरबी दुनिया की अगर बात की जाए, जिसने आपने भी मुख्तलिफ ममालिक का तज़किरा किया है, वो भी अब तंग आ चुके हैं इन मज़ालिम से जो कि फ़लस्तीनियों के ऊपर ढाए जा रहे हैं। लेकिन वो क्या वजह है कि नेतन्याहू की हठधर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वो पूरी तरीके से जो काबिज़ होने के तमाम हथकंडे हैं उन्हें इस्तेमाल कर रहा है? क्या ये सिर्फ दिखावा है मगरबी दुनिया का? और अगर दिखावा नहीं है तो फिर वो क्या ताकत है, वो क्या चीज़ है जो कि नेतन्याहू को काबू नहीं कर पा रही और उसके मज़ालिम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? जी इसकी बड़ी वजह यह है कि नेतन्याहू के खिलाफ उनके अपने मुल्क के अंदर जो है इस वक्त एक इंक्वायरी चल रही है और वो बचना चाहते हैं उससे। सिर्फ मेरे ख्याल में एक ही बंदे का इंटरेस्ट है इस वॉर के अंदर, वो नेतन्याहू खुद हैं। जिस दिन यहाँ पे ट्रूथ साइन होता है, सीज फायर होता है,
ही विल बी अरेस्टेड। तो वो उस चीज से बचना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके केसेस पेंडिंग है, इंटरनेशनल ट्रैवल करना उनके लिए मुश्किल हो गया है। कोई बड़ा कंट्री उन्हें एक फ्रेम के अंदर जो है वो नहीं देखना चाहता, उन्हें कोई इनवाइट नहीं कर रहा। तो आलमी सतह पे तन्हाई का शिकार हैं। कंट्री के अंदर तिल अवीव में लाखों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो होस्टेज की फैमिली के लोग हैं उनको पकड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल में नेतन्याहू इस वक्त एक भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जंग को कंटिन्यू किया जाए, लेकिन जो सफारती मदद उन्हें या इखलाकी या इवन मिलिट्री के लेवल के ऊपर जो मदद दरकार थी उन्हें अमेरिका से, वो उस तरीके से नहीं मिल रही। डोनाल्ड ट्रंप ने पुश करके अमेरिका के सैकड़ों वहां के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर भेज दिए हैं, जो कि ये सारा ओवरसी कर रहे हैं मामले को, खाने पीने से मुतालिक, इमदाद की फराहमी से मुतालिक। और जो आपने बात की कि मगरिब की दुनिया जो कर रही है वो क्या वो दिखावा है, अगर हम देखें तो जो पार्शली स्टेप्स लिए हैं जी। वो बड़े सिग्निफिकेंट हैं। उन्होंने तकरीबन 10% लोगों के ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं। यूके ने वेस्ट बैंक की आबादकारों पर सैंक्शन लगाई है, इजरायली कंपनियों पर सैंक्शंस लगाई है। उसके अलावा दफ्तर हाजा तलब किया उनको, जो कि पहले रशिया और ईरान से मुतल्लिक सफीरों को तलब किया जाता सही। था। लेकिन बहुत कुछ करने की जो जरूरत है कि निचले लेवल के सफारतकारों की बजाय उन्हें टॉप वहां पे बेन जी। गवीर जो उनके मिनिस्टर हैं और जो हमें जेनोसाइडल रेटरिक करते हैं, उसके अलावा स्मोट्रिच, ठीक। नेतन्याहू, इनकी फैमिलीज के ऊपर पाबंदियां लगाने की, सैंक्शन, ट्रैवल बैन इंपोज करने की जरूरत है। और उसके अलावा सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जर्मनी जो अब कह रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर नहीं है जिस तरीके से कर रहा है, अभी जो लेकिन कोशिश सबसे की बड़ी जा रही चीज है है। जंग बंदी की, जो कि 60 दिन के हीत होगी, अगर इसको भी यकीनी बना लिया जाता है और इमदाद पहुंचने दी जाती है फ़लस्तीनियों तक, तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और मगरबी दुनिया अगर आवाज़ उठा रही है तो यकीनी तौर पर अब जो प्रेशर बिल्ट हो रहा है नेतन्याहू पर, वो जंग बंदी के लिए बिल्कुल। काफी हम एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। Stay with us. एक बार फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और बात कर लेते हैं कौमी हीरो की, जहाँ जनूबी कोरिया ने अरशद नदीम को बेहतरीन एशियन एथलीट के अवार्ड से नवाज दिया। जनाब, एक और मेडल उनके लिए, एक और एजाज़ उनके लिए। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के लिए एजाज़ है कि एशियन एथलीट्स फेडरेशन ने अरशद नदीम को साल का 2024 का एशिया का बेहतरीन एथलीट करार दिया है, जबकि अरशद नदीम को कोरिया में भी एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन के इजलास के बाद अवार्ड से नवाजा गया है। और ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान के माया नाज, जेवलिन थ्रो एथलीट और ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन ने साल 2024 का हीरो करार दिया है। बिल्कुल। और ये ऐलान जनूबी कोरिया में होने वाली एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन के सालाना इजलास के बाद किया गया है। और इजलास के दौरान नाज़रीन, अरशद नदीम को उनकी शानदार कारकर्दगी के एतराफ़ में खुसूसी अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो ये जो मुबारकबादें हैं, जो नवाजिशात हैं, उन पर ये जारी और सारी हैं, क्योंकि जो कारनामा उन्होंने सर अंजाम दिया यकीनी तौर पर इसे सदियों तक याद आएगा। हम आगे बढ़ते हैं, बात हो रही है पाकिस्तान के यंग टैलेंट की, और जो पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर, इसमें तो किसी किस्म की कमी नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। और जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। पाकिस्तानी एक और हैं जिन्होंने स्टार्टअप एडवर्सिटी के अंदर उन्होंने बिजनेस चैलेंज 2025 के फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है। और ये बैंकॉक के अंदर मुकाबला रखा गया था, जिसके अंदर पाकिस्तान के स्टार्टअप और एजुकेशन इकोसिस्टम के लिए ये एक तारीखी लम्हा था। एडवर्सिटी जो कि पाक ऑस्ट्रिया फाहो खशूले इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखता है। एशिया के सबसे पुराने और आलमी सतह पर मारूफ स्टार्टअप मुकाबले बैंकॉक में हुए, जिसके अंदर ग्रैंड फाइनल्स में जगह बनाई है पाकिस्तान ने। बिल्कुल। अगर बात की जाए एडवर्सिटी की, तो इसके बानी हैं साद सिद्दीकी, जो कि हमारे साथ मौजूद भी होंगे, जिन्होंने पाकिस्तान और मशरक़ वस्ता में 12,000 से ज़ायद तलबा को AI, ब्लॉकचेन और इसके अलावा Web3 जैसी जदीद टेक्नोलॉजी सिखाकर उन्हें रोज़गार के मौके फराहम किए हैं। तो हमारे साथ हैं साद गुफरान सदीकी, CEO हैं एडवर्सिटी। वेलकम टू शो कहेंगे साद आपको। साद, यकीनी तौर पर बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए भी और आपके लिए भी, और जिस तरह से आप ये कार खैर भी है कि उन लोगों को इसका नॉलेज फ्राहम करना जो कि आगे चल के उनके काम आ सके, और फिर जिस तरह से पाकिस्तान का नाम अपने दूसरे ममालिक में जाकर रोशन किया, किस तरह से आपको ये ख्याल आया कि ये मुनफरिद काम का बीड़ा उठाना चाहिए, और ये जो पाकिस्तानी स्टार्टअप में आपका नाम एक रोशन हुआ है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें बताइएगा किस तरह से इसका ख्याल आपको आया। Thank you so much first of all for having me. मैं बानी हूँ एडवर्सिटी का, एंड एडवर्सिटी एक टेक्नोलॉजी लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ख्याल तो बड़ा सिंपल था कि पूरी दुनिया जो है वो AI के ऊपर जा रही है, ब्लॉकचेन के ऊपर जा रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह के ऊपर, पूरी दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो आगे बढ़ती जा रही है, एक सबसे बड़ा जो इशू ये आ रहा है कि
टैलेंट, जो काम करने वाले लोग हैं, जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो डेवलपर्स हैं, वो कंपनीज को मिलना बंद हो चुके हैं। पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 90% ऑफ द कंपनीज सेज दैट दे डोंट फाइंड द रेलेवेंट पीपल फॉर देयर जॉब्स। तो हमने ये फैसला किया कि हम लोग क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान को देखते थे या इमर्जिंग मार्केट सऊदी अरेबिया या मिडिल ईस्ट वगैरह में देखते थे, तो इधर लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो हमने तब सोचा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं कि जहाँ पर कंपनीज आकर बताएं कि उनको कौन से स्किल सेट्स चाहिए, और हम उन जो सप्लाई साइड की गेम है उसके ऊपर जाकर उनको ट्रेन करें और इन दोनों को बस आपस में कनेक्ट कर दें। तो हमारा सिंपल सोल्यूशन ये है कि हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं इन द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो कि हमें सिलिकॉन वैली बेस्ड कंपनीज या दुबई और मिडिल ईस्ट की कंपनीज बताती हैं कि जिन टेक्नोलॉजीज के अंदर उनको लोग चाहिए, एंड वी जस्ट ट्रेन देम एंड कनेक्ट देम विद दोस कंपनीज। जबरदस्त। अच्छा, आप कंपनीज के साथ भी कनेक्ट होते हैं जिनको एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, फिर उनकी जो डिमांड होती है उसके मुताबिक आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं, और आप तो दोनों तरह से काम कर रहे हैं, कंपनीज को भी आप एम्प्लॉयज़ फ्राहम कर रहे हैं और एम्प्लॉयज़ को भी आप ट्रेन कर रहे हैं उस पोजीशन, उस पोस्ट के लिए। बिल्कुल। हम लोग अभी आज की डेट के अंदर तकरीबन 250 से ज़्यादा टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ लिंक्ड हैं। उन कंपनीज में जो चैट जीपीटी की ओइंग कंपनी है, ओपन एआई, वो शामिल है, गूगल शामिल है, ट्यूरिंग शामिल है, फोर्टिनेट जो साइबर सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी कंपनी है वो शामिल है, और इस तरह से 250 से ज़्यादा कंपनीज हैं जो कि सिलिकॉन वैली, अमेरिका, यूके, यूरोप और इन रीजन्स के अंदर बैठी हुई है। और हम अपने इस पार्टनरशिप्स नेटवर्क को मजीद से मजीद स्ट्रॉन्गर करते जा रहे हैं, और उनसे हम पूछते हैं कि आपको किस स्किल सेट के अंदर चाहिए, कौन से स्किल सेट्स इमर्जिंग है, 2030 में फ्यूचर कैसा होगा, और उसके लिए ही हमने स्टार्ट कर दी अपनी प्रिपरेशन कि हम सप्लाई साइड के ऊपर अपनी जो लर्निंग है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि जब हम 2030 के अंदर जाएं तो हमारे पास जॉब्स हो, हमारे पास रोजगार के मौके हो। प्लस आपको पता है कि एआई ने सब कुछ जो है ना वो ट्रांसफॉर्म कर दिया है, एक रेवोल्यूशन लेकर आया है। अब कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि जो किसी और सेक्टर के अंदर काम कर रही थी, लेकिन एआई की वजह से, एआई के आने की वजह से उनकी जैसे आप कहते हैं कि उनका रोल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। उनके एम्प्लॉयज़ को भी हम ट्रेन करते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ को इसको कहते हैं रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग। हम उनके वो वर्कफोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहे हैं कि जो लोग अगर एआई वगैरह के अंदर काम नहीं कर रहे थे उनको जो है वो हम उस सेक्टर के अंदर लेकर आए। अच्छा साद, 16 ममालिक की 86 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को मुकाबले में पीछे छोड़ा आपने, और टॉप 4 आलमी फाइनलिस्ट टीम्स थी जिसमें आप जगह बना पाए, तो आपको अंदाज़ा था कि ये होने जा रहा है, आप इसमें लीड करने जा रहे हैं, और वो क्या चीज़ थी जिसने आपको मुनफरिद बनाया बाकी यूनिवर्सिटीज़ से? अच्छा, ये कंपटीशन एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग कंपटीशन है, बिकॉज इट इज़ हैपनिंग फ्रॉम द लास्ट 23 इयर्स, और पाकिस्तान कभी भी सेमीफाइनल्स में भी नहीं आया। तो जब हम जा रहे थे, जब हम सिलेक्ट हुए तो हम कॉन्फिडेंट तो थे, बट बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट कंपटीशन, तो इसमें हार्वर्ड आया होता है, इसमें वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, MIT जैसे इदारे आए होते हैं। सो इट्स ऑलवेज वेरी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ये सोचना बड़ा चैलेंजिंग सा हो जाता है। बट हमें पता था कि हमने हार्ड वर्क किया हुआ है, हमें था कि हमने अच्छी तरीके से काम किया हुआ है। हमने उसके ऊपर और मजीद मेहनत की, रिफाइन किया अपनी पिच को, और हम जब गए उधर तो हमने बाकी यूनिवर्सिटी से बल्कि इनफैक्ट दोस्ती भी बना ली, एंड ऑल्दो हार्वर्ड वाज द विनर ऑफ दिस ईयर एज वेल, but we gave a tough time to Harvard University as well. This happened for the first time in the 23 years history of the बेस्ट ऑफ लक, और इस ज़बरदस्त काविश के ऊपर, कामयाबी के ऊपर आपको एक बार फिर से मुबारकबाद। जो आप कार्य खैर कर रहे हैं, जो लोगों को हुनरमंद बना रहे हैं, उन्हें हुनर सिखा रहे हैं, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त कारनामा है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। साद गुफ्तान सदीकी हमारे साथ मौजूद थे, CEO हैं एडवर्सिटी के। हम आगे बढ़ते हैं, ब्रेक शामिल करते हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपने ये सेगमेंट ज़रूर देखना है। अगर आपके इर्द गिर्द कहीं पर भी नेगेटिव लोग मौजूद हैं, नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग मौजूद हैं, तो आपने ये सेगमेंट ज़रूर देखना है। अगर आप खुद भी ब्रेक के बाद मनफी सोच रखते हैं तब भी ज़रूर देखिएगा, शायद कुछ बेहतरी आ जाए। एक ब्रेक के बाद एक ब्रेक के बाद से विदा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और अभी का हमारा टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है, मनफी सोच का हमें लोगों से बचना क्यों ज़रूरी है। और मनफी सोचने वाले वो लोग होते हैं जो मुस्बत बात में भी कोई तारीक पहलू ढूंढ ही लेते हैं, और आपको भी, आप अगर खुश भी हैं, हंस भी रहे हैं, तो आपको ये कहेंगे कि आपकी आंखों में कहीं ना कहीं उदासी छुपी है, आप कहीं ना कहीं परेशान नजर आते हैं। तो वो लोग जो है वो आपके अंदर कहीं ना कहीं परेशानी ऐसे लोग हैं, कुछ खास निशानियां भी होती हैं, इससे बचना बहुत ही ज़रूरी है, इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोग आपकी मस्बत सोच को निगल जाते हैं, खा पी जाते हैं, और आपको ऐसे डाउन कर देते हैं। आपके अंदर जो एनर्जी होती है
वो तो तबाह अच्छा, आप हो कह ही रहे थे जाती कुछ है। निशानियां भी होती हैं, तो कोई निशानियां आपको पता है? निशानियां वो यही है ना कि कोई भी पॉजिटिव चीज़ है आपके आसपास जो अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं, आपको वो दिखाने या उनको रियलाइज़ करवाने के बजाय वो एक छोटी सी, जिस तरह होता है ना कि पूरी जगह को छोड़ के मक्खी जो आपके जख्म पे बैठती है, इनका भी वही अच्छा, काम ये होता है। आपके अंदर आपकी आंखों में छुपी उदासी ढूंढ लेते हैं, आपके चेहरे के ऊपर पिलाहट ढूंढ लेते हैं। तो बताइए ये कौन सारी से चीज़ें लोग हम हैं? जान लेते हैं। डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब लाइफ कोच हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहें। मनफी सोच ये तमाम अच्छाइयों को खा जाती है, तमाम अल्लाह ताला की नेमतों को देखने नहीं देती या दिखाने नहीं देती। कैसे बचें और किस तरह से पहचानें इन लोगों को कि ये वो लोग हैं जो आपको खाए जा रहे हैं आपकी अच्छाइयों को? देखिए, हमारी ये पूरी यूनिवर्स है, इसमें सितारे हैं, सैयारे हैं, हर सैयारा किसी दूसरे सैयारे से एनर्जी लेता है और किसी दूसरे को देता है। सूरज कहीं से ले रहा है, कहीं दे रहा है। इसी तरह हमारी अपनी एक गैलेक्सी है, उसमें यू आर द स्टार। अब आपके आसपास जो लोग हैं उसमें से कुछ एनर्जी गिवर्स हैं, कुछ एनर्जी सकर्स हैं। जो नेगेटिव आप कह रहे हैं, देयर एनर्जी सकर्स। कुछ लोगों के पास बैठते हैं, वाह कितने अच्छे लग रहे हैं, आप कुछ कर सकते हैं, आज बड़े वेल ड्रेस्ड हैं, बड़े खुश लग रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा, मूड अच्छा हो जाता है। यस, कुछ आपको ऐसी बातें करते हैं। और कुछ कहते हैं हालात देखे हैं पाकिस्तान के, बिजली कितनी बेड़ा जा गर्क रही हो है, गया। गर्मी कितनी है, बेड़ा गर्क हो गया, तूफान आया, ये अजाब आया था, ये हो गया था। अच्छा, वो एनर्जी सकर, ऐसे लोगों के पास बैठ के आपका खुदकुशी करने को दिल करता है, टक्करे मारूंगा। कुछ ऐसे सहाफ़ी भाई भी हमारे, वो उनको देख के लगता है कि बस अभी जंग लगी, अच्छा, अभी तबाह हो गया। कुछ तो आपने बड़ी उसमें सुनने लिबर्टी दी है, ज़्यादातर ऐसे ही हैं। अच्छा, ये वो एनर्जी सकर्स हैं, मस्बत सोचों वाले, सॉरी मनफी सोचों वाले, जो बिल्कुल नीचे के लेवल से लेकर, जो घर में आपके काम काज करने वाली मुलाजमा आती है ना, वहाँ से लेकर किसी इदारे के हेड तक हो सकते हैं। और जिस लेवल पर आप उनसे डील करते हैं, जिस लेवल पर आप उनकी बातें सुनते हैं, उसी लेवल पर वो आपके मूड के ऊपर, आपकी नफ्सियात के ऊपर, फिर आपके काम के नताइज के ऊपर असरअंदाज होते हैं। जब दिल से आपका दिल उदास हो गया कि मैं कर ही नहीं सकता, मायूस हो गए आप, तो फिर कहाँ से अपने काम करना है? अच्छा, कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं, कुछ ऐसी खवातीन या मर्द होते हैं जो आपके घर में, आपके आसपास, आपके रिश्तेदारों में, आपके मुलाजमीन में, जिस तरह आपने निशानदेही की, मौजूद होते हैं, आपके दोस्त अहबाब में मौजूद होते हैं, जो कि आपको पॉइंट आउट करते रहते हैं, जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, तुम्हारी तो शक्ल ही उतर गई है, तुम तो कमज़ोर हो गए हो, तुम्हें तो अब तुम्हारे ऊपर वो रंग रूप ही नहीं रहा, क्या होता जा रहा है। हालांकि वो खुशबाश होगा, अपनी ज़िंदगी में मुतमईन होगा। ख्वातीन के बारे में सूरह फलक और सूरह नास उतरी हैं। पनाह मांगता हूँ पढ़ पढ़ कर फूंकने वालियों से, काना फूसी करने वालियों से, दिलों पर गिरहें लगाने वालियों से। यही तो हैं वो लोग जो आपको रिश्तों में दरारें डालते हैं अपनी मनफी बातों की वजह से, आपको आगे जाने से रोकते हैं अपनी मनफी बातों की वजह से, रास्ते में हायल होते हैं मनफी बातों की वजह से। देखें, इसका सोल्यूशन चाहिए हमें असल में। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम वो जो कलमा कहते हैं ना कि ये कलमा पढ़ोगे तो मुसलमान हो गए, तो हम कहते हैं पहले कलमा तैयबा पढ़ लो। वो स्टार्ट होता है ला इलाहा इल्लल्लाह से। ला का मतलब है नहीं। अल्लाह ताला अपनी इबादत का, अपने माबूद होने का इकरार बाद में करवाता है। पहले तमाम गैर माबूद लोगों के साथ इनकार करवाता है कि मेरा इनसे ला इलाहा, नहीं कोई माबूद। ला नहीं कहना इस्लाम का पहला जुज़। बिल्कुल ठीक है। नहीं, तो आपको नेगेटिव लोगों को, मनफी लोगों को, मनफी एक्टिविटीज को नहीं कहना जरूरी है। इसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। नहीं कहना, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब हम कोशिश करते हैं, कुछ ऑडियो के मसाइल हैं आपके माइक के अंदर, हम वो ठीक करते हैं। असल में ये बड़ा ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं ना, उनको पहचानना, उनको देखना, उसका शुक्र अदा करना। ये इसलिए ज़रूरी है कि इससे आप एक तो शुक्रगुजार भी बनेंगे, अल्लाह की नज़रों में भी आपका मकाम ऊपर होगा, और दूसरा आप ये नेगेटिव एनर्जी से बच पाएंगे। आप खुद को डाउन महसूस करने लग जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और खुद ही खुद अपनी सोच के अंदर डूबते चले जाते हैं। ये बड़ा नुकसान पहुंचाता है आपको। और ये जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं जो कि आपके रिश्तों के अंदर कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं और आपको जहनी तौर पर मफलूज करना शुरू कर देते हैं, और बार बार आपको ये कहते हैं कि जी आपकी ज़िंदगी में फ़लाँ आने की वजह से ये प्रॉब्लम है। मैं जैसे डॉक्टर साहब आपसे कर भी रही थी और आप बता भी रहे थे कि उन लोगों को ना करना सीखें जो लोग आपकी ज़िंदगी में इस तरह से असरअंदाज होते हैं। नहीं की माबूद, फिर अल्लाह क्या इबादत का इकरार है उसकी। इसी तरीके से बेशुमार लोग हमारे आसपास हैं, हम डर के मारे, झूठी झिझक, झूठी शर्म के मारे उन्हें ना नहीं करते कि मुझसे ऐसी बातें मत करो, मुझे इन बातों की जरूरत नहीं है, इस तरह की रिश्ते खा जाते हैं ऐसे लोग। यस, ऐसे तमाम लोगों को ना कहना ज़रूरी है। अब देखिए, जो आपने कहा कि वो बदगुमानियाँ पैदा करते हैं, तो कुरान पाक जो बुनियादी उसूल बताता है, गालिबन सूरह हजरात में से, उसमें एक उसूल ये है कि बहुत ज़्यादा गुमान करने से परहेज़ करो कि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। अब जो गुमान गुनाह होते हैं वो बदगुमानी है, एक दूसरे के बारे में मनफी बातें करना है। अच्छा, मैं उसकी एग्जांपल भी देख रही थी कि एक
एक स्ट्रॉबेरी, गली हुई स्ट्रॉबेरी के साथ 2 सही स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो साथ रख दी गई और वो उसे भी गला के उन्होंने ख़राब कर दिया। तो इस तरह के लोग जो हैं वो हमारी पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो सकते हैं। जो उनकी अपनी मनफी सोच है वो हमें भी मनफी सोचों का शिकार कर देते हैं और हमारे रिश्तों को खा जाते हैं। अमूमी तौर पे इस तरह के जो मनफी सोच, अगर आपका बहुत ही कोई करीबी रिश्ता हो, जिस तरह से ख़ातून है, अब वो डेली अपने उसने वालदा के साथ, वालदा नहीं है तो खाला या किसी करीबी रिश्तेदार के साथ उसने गपशप करनी है, कथारसिस करना है अपना, उसके साथ चीज़ें शेयर भी करनी है। अगर कोई इतना करीबी रिश्ता जो जाने अनजाने में आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है या आपको एक ऐसी मोटिवेशन दे रहा है जिससे आपका नुकसान हो सकता है, उनको किस तरह से ना कहें? देखिए, कम्युनिकेशन है, ना कहने का मतलब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये कहना कि ये बात मत करो। उनके सोचों को भी तो बदला जा सकता है जिस तरह वो आपकी सोचों को बदलते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, अशफाक अहमद हमारे जो राइटर थे, ड्रामा नवीस थे, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत एक जगह बात की। वो कहते हैं हम लड़के थे तो एक खातून थी जो हमेशा पॉजिटिव बात करती थी, हर बात में पॉजिटिव। तो हम लड़कों ने सोचा कि इनसे कोई ना कोई तो नेगेटिव बात निकलवा के देखें, बड़ा प्लान किया। तो एक दिन प्लान करके उसके पास गए और कहते हैं कि अम्मा जी, इब्लीस के बारे में, शैतान के बारे में आपकी क्या राय है? अब तो वो बुरा भलाई कहेगी ना। तो अम्मा आगे से कहती है, वाह बेटा तुमने क्या बात की, अगर किसी बंदे ने कमिटमेंट सीखनी है ना तो शैतान से सीखे। अगर गलत फैसला भी कर लिया तो ऐसा डट गया कि उसकी हर कीमत देने को तैयार है। कमिटमेंट ये होती है बेटा। तो अगर शैतान भी पॉजिटिव पहलू निकाल दिया, उसने से भी पॉजिटिव पहलू निकाल लिया। अब वो जो खातून या जो रिश्तेदार हमसे ऐसी बातें करते हैं, हमें उन्हें चीज़ों के रोशन पहलू दिखाने चाहिए, उन्हें बताना जॉब के चाहिए। इर्द गिर्द भी तो लोग हैं जी, क्या कहा आपने? हम जॉब जब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हम वर्क प्लेस पे बाहर निकलते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाते हैं, तो भी हमें डिमोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। 90% जो है हमें ऐसे ही मिलते हैं। मैं जब अक्सर बिजनेस या सेल्स की वर्कशॉप्स करवाता हूँ तो मैं मीडिया से दूर रहने की बात करता हूँ, मीडिया पे बैठ के ये बात कर रहा हूँ मैं कहता हूँ कि आप देखें, एक आदमी के पास 5 अरब रुपए हैं, 5 अरब रुपए, और वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है और 1 घंटा पहले वो खबरें सुन लेता है। तो आपके ख्याल में वो इन्वेस्ट करेगा, डर के भाग जाएगा? नहीं करेगा, वो भाग जाएगा। तो इसीलिए आपको कहते हैं कि वो मीडिया फ्रेंजी मत हो, आप चीज़ों को लॉजिकली देखें। जो कामयाब लोग हैं वो प्रॉब्लम्स में से अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, वो मनफी में से पॉजिटिव ढूंढते हैं। वो कहते हैं 2 मनफी मिलके पॉजिटिव बन इसी आपकी बात से ये बिल्कुल आप इसको मैं सेकंड करूंगा कि मुझे भी लाइफ में ऐसे समटाइम होता है कि किसी ने कहा हो कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, फिर इंसान उसको चैलेंज बना ले। हाँ। जिस चीज़ को आपको डिस्करेज किया जा रहा है, आप उसी चीज़ को चैलेंज बना के, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी तुमसे नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल। आपने उसी चीज़ को अपनी मोटिवेशन बना के और वो करके दिखाना है। तो ये मोटिवेशन कैसे पैदा देखिए, ये पर्सनैलिटी टाइप है। कुछ लोगों को जब कोई रोके, जैसा कि आपने कहा कि लोग तुमसे ये नहीं होना, तो आपने उसे अना का मसला बना लिया, ईगो का मसला बना, अब अपने करके दिखाना है। ऐसे लोग कम होते हैं मगर कम होते हैं। ज़्यादातर लोग उस डीमोटिवेशन का शिकार हो जाते हैं कि जब पूरी की पूरी सोसाइटी ये कह रही है, सब के सब लोग ये कह रहे हैं कि ये काम नहीं हो सकता। देखें, डीमोटिवेशन कैसे जन्म लेती है। हम मोहल्ले में, ख़ानदान में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में, इदारों में, हर जगह एक कॉमन फिक्रा सुनते हैं, पाकिस्तान में ईमानदारी से काम नहीं हो सकता, पाकिस्तान में तरक्की जो है वो ईमानदारी से मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान में मेरठ का कत्लेआम होता है। जब आप बचपन से लेकर बड़े होकर ये बातें सुनाएंगे तो मुझे बताइए, इन मनफी बातों के बाद वो आदमी की पॉजिटिव काम करेगा? अच्छा, इन्हीं बातों को जब मुझे कोई कहता है तो मैं लड़ने की बजाय, झगड़ने की बजाय मैं कहता हूँ कि हो सकता है आप ठीक कहते हो, मगर मुझे ये पता है कि टॉप की 10 सीटें मेरठ के लिए ही होती हैं। गो फॉर द मेरठ, गो फॉर द टॉप 10, बजाय इसके कि मैं कहूँ कि हाँ यार ऐसे या लिंक टूटो। मैंने मेहनत की तरफ राग़ब करने के लिए कहता हूँ कि जितना मर्जी करप्ट माशरा हो। अच्छा, ये मोस्टली वही लोग होते हैं जो कि नाकाम लोग होते हैं। जी एग्जैक्टली, जो नाकाम लोग होते हैं जो कि इस चीज को वजह बनाते हैं। बिल्कुल होते कुछ नहीं कर पाते। किसी पर डालना होता है उन्होंने, तो मलबा उन्होंने सोसाइटी पर, लोगों पर, इदारों पर, असातिज़ा पर डालना होता है, तो वो कचरा फेंक रहे होते हैं। और जो 100% पोजीशंस पर आ जाते हैं वो बच्चे भी तो यहीं से निकलते हैं। वो असातिज़ा, वही असातिज़ा पढ़ा रहे होते हैं इन बच्चों को भी, वही मेरिट पर वो पूरे उतरते हैं। तो फिर ये जो ब्लेम गेम वाली गेम है, ये वही चलाते हैं जो कि खुद कुछ नहीं कर सकते और अपनी हिफ़्फ़त को छुपाने के लिए नाकामी को। चॉइस हमारी है। एक होता है बाग, एक होता है जंगल लोगों के फेंके हुए बीजों से, खुदरो जड़ी बूटियों से उगता है। कोई दरख्त कहाँ पर है, कोई कहाँ पर है, कोई पौधा कहीं पर है, बड़ा अच्छा होता है, लेकिन वो खुदरो होता है। जो बाग है उसमें आप प्लान करते हैं कि कौन सा बूटा कहाँ लगाना है, किस तरतीब से लगाना है, किस एंगल पे लगाना है। अब मर्जी हम सब की अपनी है कि हम अपनी ज़िंदगी को जंगल की तरह लोगों के फेंके हुए बीजों से उगता हुआ देखना चाहते हैं, या उसके हर फूल को खुद प्लान करना चाहते हैं। अगर खुद प्लान करना चाहते हैं तो मनफी सोचों को, मनफी सोचों वाले लोगों को
साइड पर करना होगा और निशानदेही हर कैसे करें? बूटा खुद Positive। लगाना इनको पड़ेगा। पहचानने अच्छा, आगाज में हमने sometimes- बात की कि जी, वो- निशानियां होती हैं इनकी, बिल्कुल। वो निशानियां किस तरह से पहचानी जाए ताकि बंदा दूर से ही रास्ता बदल ले? ये अच्छा, कितने लोगों से रास्ता बदलेंगे, हमें उन्हें भी अपनी तरफ खींचना है, हमें एक मैग्नेट बनना चाहिए, कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, हमें उन्हें अपनी तरफ खींचना चाहिए। सबसे बड़ी निशानी तो वही थी जो आपने बताई थी कि वो हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढते हैं। उन्हें कुछ भी कह दो, मसलन एक आदमी इंटरव्यू देने के लिए गया तो इंटरव्यू देने वाले ने उससे पूछा कि अच्छा अपने बारे में कुछ खास बताएं, कहता है मुझे पहले ही पता होता है कि मुझे जॉब नहीं मिलनी। अच्छा, एक इस हद तक। और दूसरी तरफ पॉजिटिविटी की एक और इंतहा ये है, एक अमेरिकन ट्रेनर है वॉन डायर, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, उन्होंने एक सेमिनार में एक गिलास में अल्कोहल डाली और एक गिलास में पानी डाला। अल्कोहल वाले गिलास में भी उन्होंने कीड़े डाल दिए कुछ और पानी वाले गिलास में भी डाल दिए। जो अल्कोहल वाले ग्लास में डाले थे वो कीड़े सारे के सारे मर गए, डिजॉल्व हो गए उसमें, यानी अल्कोहल इतनी नुकसानदेह है। तो उन्होंने ऑडियंस से पूछा कि आपने इससे क्या सबक लिया, तो एक आदमी कहता है कि साबित हुआ कि अल्कोहल पेट के कीड़े मार देती है। अच्छा, वो अपनी मर्जी का नतीजा लेने के लिए हर जगह पर हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम सिचुएशन को कैसे देखते हैं और अपने मतलब की चीज़ें कैसे। सुबह सुबह डॉक्टर साहब मैं उठी तो मेरे मियाँ बड़े खुश और मुतमईन हंसते पे मुझे मिले। मैं बड़ी अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, वो इतनी जल्दी नहीं उठते, मुझे ऑफिस आना होता है, तो बड़े खुश और हंस रहे हैं। मैंने पूछ ही लिया कि क्या हुआ, तो मुझे कहते हैं वो एक शौहर बड़ा खुशी से नाच रहा था, तो किसी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने खुशी से क्यों नाच रहे हो, तो कहता है कि मेरी बीवी ने अपनी गलती पहली दफ़ा मान ली, किसी औरत ने पहली दफ़ा अपनी गलती मान ली। कहते क्या कहा उसने, क्या मान लिया, कहते उसने मान लिया कि गलती कर बैठी तुमसे शादी करके। मेरे मियाँ इस बात में खुश और नाचते थे। मैंने कहा यार ये इसमें नेगेटिव पहलू ढूंढने की वजह से ये मान लिया, तस्लीम कर लिया, वो खुश था कि गलती तो माननी है ना, गलती बिल्कुल। तो मानी। तो तो ये खुश तो हर आप हाल अपने में तौर खुश पर- रहने का तरीका या सलीका जो है ये हमें सीखना चाहिए, वरना ये हमारी खुशियों को भी खा जाता है। फिर आप चिड़चिड़े होंगे, आपके रिश्तों को खा जाएगा। आप चिड़चिड़े होंगे, आपकी वर्क प्लेस पर जब आप जाएंगे अपनी मनफी सोचों के साथ आप हर तरफ मनफी चीजें फैलाएंगे, उस वर्क प्लेस को भी खराब करेंगे और नतीजतन आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी है, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है, बीवियां ये शिकवा करना होती हैं कि हमारे हस्बैंड हमारी तारीफ नहीं करते या उसके हमारे काम के अंदर कोई पॉजिटिविटी नहीं ढूंढते हैं, बल्कि हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं, या हम जो काम भी करते हैं उसके अंदर कीड़े निकालते हैं। ये भी एक डिस्करेज करना और एक मनफी थॉट वाले लोगों का वतीरा है कि वो अपने लाइफ पार्टनर को या अपने साथ काम करने वाले को, वो जो बाहर कर रहे होते हैं वो मोस्टली घर पे भी कर रहे होते हैं, वहाँ पर आके बीवी का मोराल बिल्कुल डाउन हो जाता है। और अगर यही शौहर की दो तारीफें सुनने को मिल जाएं बीवी को, तो वो नई एनर्जी के साथ अगले दिन काम करनी चाहिए। ऐसा है कि एक मियाँ बीवी में लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई तो हस्बैंड ने सोचा कि मैं ही घर से बाहर जाता हूँ, तो मैं पूछता हूँ कि इस मसले का हल क्या है। वो साइकोलॉजिस्ट के पास गया तो साइकोलॉजिस्ट ने पूछा कि आपने आखिरी मर्तबा अपनी बेगम की तारीफ कब की थी। वो सोच में पड़ गया, सोच के कहता है शायद 3 साल हो गए या 4 साल हो गए। साइकोलॉजिस्ट सख्ते में आ गया और कहता है भले आदमी, जिस तरह हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ख्वातीन को तारीफ चाहिए होती है, जाके उसकी तारीफ करो, उसके कामकाज की तारीफ करो, उसके सलीके की तारीफ करो, हालात ठीक हो जाएंगे। उसने प्लान किया कि ऐसे ही करना है। अब वो घर गया, नॉक किया, बेगम को नहीं पता था कि ये बदल के आया है। बेगम ने माथे पे पट्टी शट्टी बांधी हुई है, मुंह को फिटे मुंह बनाया हुआ है। अच्छा, उसने दरवाज़ा खोला तो उसने वो सीख के आया था, उसने कहा वाह कितनी प्यारी लग रही हो। बेगम चौंकी, अंदर गया तो उसने कहा कि जूते ही बड़े होंगे उसको। नहीं जी नहीं, बेगम बड़ी खुश हुई। अंदर गया तो उसने कहा खाने को कुछ ले आओ, तो वो बेगम ने जनाब खाना ला के पटखा उसके सामने, कहती तुम्हें कितनी दफ़ा क्या वक्त पे आया करो, इस वक्त लाइट और गैस नहीं है, खाना गर्म नहीं हो सकता, यही खाना खाओ। उसने खाया, कहता है कि गर्म ठंडे से क्या तुम्हारे हाथ में इतनी लज्जत है कि ऐसा खाना मैंने आज तक नहीं खाया। ये कहने की देर थी कि बेगम रोने लग गई, दाढ़े मार मार के रो रही है, आंसू निकल रहे हैं। उसने पूछा क्या हुआ, वो रोते रोते कहती है कि घर के हालात पहले ठीक नहीं, ऊपर से तुमने नशा करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो इस लतीफ़े के बाद जो मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है कि बेगम की तारीफ ज़रूर करें, ये ऑक्सीजन की तरह ज़रूरी है, मगर इस तरह ना करें कि उसे लगे कि आप नशे में हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत डालें, जी उसकी छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करें, रिश्ता खूबसूरत हो जाता है। यस, इससे रिश्ता खूबसूरत हो जाता है। सोच को बहुत शुक्रिया। मनफी सोचों से बचाइए, आसपास के लोगों से खुद को बचाइए, और अगर कोई ऐसी मनफी सोच रखता है तो उसे भी बल्कि बदलने की खींच के कीजिए, उसको बदलने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। उसे अपनी सोचों से बदलने की कोशिश कीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, लाइफ कोच। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे, क्योंकि इस वक्त ईद कुर्बान करीब है और इसके लिए क्या अहकाम हैं। जब आप कुर्बानी का जानवर खरीदते हैं तो उसके लिए आपके ऊपर कुछ प्राइज़ आयद होते हैं, वो क्या क्या हैं, आपको क्या कुछ करने से मना फरमाया गया है, इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। से विदा।
अभी वेलकम बैक। कुर्बानी की आमद है और कुर्बानी का जो इरादा रखते हैं उनके लिए नाखून और बाल काटने का या कटवाने का क्या हुक्म है, इस पे आज हम तफसील से बात बिल्कुल करेंगे। जी, ज़ुल्हिज का चांद आज यकीनी तौर पर नज़र आ जाएगा और उसके बाद क्या अहकामात हैं उन लोगों के लिए जिनके ऊपर जो कुर्बानी है वो वाजिब हो जाती है। हमारे साथ डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब मौजूद हैं, सीरत स्कॉलर। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। सबसे पहले हम इसी के ऊपर ही आ जाते हैं कि एक तो ज़ुल्हिज का चांद जो कि आज इंशाअल्लाह ताला नज़र आ जाएगा, उसके बाद क्या अहकामात हैं हम तमाम मुसलमानों के लिए, इसकी अहमियत और इसकी फजीलत, और फिर जो हमारे ऊपर जो जिन लोगों के लिए वाजिब है कुर्बानी करना, कुर्बानी का जानवर जो ख़रीद लेते हैं, तो फिर नीयत बांध लेने के साथ ही कौन से अहकामात जो वो जारी इसमें रब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। हम सब जानते हैं कि कुरान हकीम जो है वो सूरह तौबा में हमारी रहनुमाई फरमाता है कि अल्लाह के नज़दीक ये जो साल की तकसीम और तकवीम है इसमें 12 महीने जो हैं वो शुमार किए जाते हैं। और इन 12 महीनों में वैसे तो हर साथ हर घड़ी अल्लाह ताला की तरफ से है और उसके अंदर अल्लाह एक ख़ास अंदाज की रहमत और बरकत का नुज़ूल फरमाता है। हर आने वाली घड़ी अपने अंदर अपनी कुछ इनफरादी दर्जे की बरकतें जो हैं वो लेती हुई दुनिया की तरफ, आसमानी दुनिया से इंसानों की तरफ मुंतकिल होती है। लेकिन 4 महीने ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुर्मत वाले, कदर वाले, अज़मत वाले महीने करार दिए हैं। और इन 4 महीनों की निस्बत का यानी और इनकी कदर मंजिलत का आलम यह है कि सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले भी ज़माना जाहिलियत जिसे हम कहते हैं उसमें भी अरबों के यहाँ तमाम तर कुश्तोखों के बावजूद, आपस में मिजाज के हवाले से लड़ाइयाँ जंगो जदल के बावजूद ये 4 महीने ऐसे हुआ करते थे जिनके बारे में वो बहुत एहतियात किया करते थे, अपनी तलवार नियाम से बाहर नहीं निकालते थे। हत्ता कि किसी के वालिद के कत्ल पर भी वो अपना बदला दुश्मन को पाने के बावजूद मौकूफ़ कर देता था कि ये 4 महीने चल रहे हैं। अच्छा, वो तो उन 4 महीनों में जी उसमें से एक उसमें जो सबसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िकात, ज़िलहज और मुहर्रम ये 3 लगातार महीने हैं और एक महीना रजब का महीना ऐसा है जो इन 4 हुर्मत वाले महीनों में है। तो पहली फजीलत इस महीने की ये है कि ये उन हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। फिर इसकी निस्बत ये है कि इसको ज़ुल्हिज्जा कहा जाता है, यानी ये हज का महीना है, यानी ये वो अजीमुशान महीना है जिसके अंदर मुसलमानों का जो 5वां असासी रुकन है यानी हज जो है उसकी फ़र्जियत भी जो है उसके भी अहकामात हैं और उसको पूरी दुनिया से मुसलमान जो है वो इकट्ठे होते हैं और अपना ये फरीज़ा जो है वो हर साल सर अंजाम देते हैं। फिर तीसरी इसकी जो बड़ी इंतहाई अहम फजीलत है जिसकी तरफ ज़रा निस्बतन कम लोगों की तवज्जो है वो ये है कि कुरान हकीम की तकमील भी इसी महीने के अंदर जो है वो होती हुई हमें नज़र आती है। और फिर यानी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आखिरी आयत जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतर पर उतरी वो भी खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर जब हुजूर हज के इन्हीं अय्याम के अंदर पहला जो अशरा है इसके अंदर मौजूद थे तो हुजूर के कल्बे अतर पर उतरी, जिसके बारे में एक यहूदी आलिम ने जनाब उमर फ़ारूक से कहा कि अगर ये आयत आपके कुरान हकीम में ऐसी है कि अगर हम पर नाजिल हुई होती तो हम इसे ईद के तौर पर सेलिब्रेट करते। और वो उन्होंने पूछा कौन सी आयत, उन्होंने कहा ये अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वाली आयत कि जिस दिन गोया कुरान हकीम और अल्लाह की शरीयत जो है वो मुकम्मल होती हुई हमें नज़र आती है। सरकार ख़त्मी मरतबा ने इस निस्बत से भी इसकी अहमियत और इज़्ज़त अफजाई जो है उसकी तरफ तवज्जो दिलाई है। और फिर हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो लोग हज पर जाते हैं उनका तो हज के अराकीन मनासिक में से एक हिस्सा है कि उन्होंने कुर्बानी करनी है। जो लोग नहीं पहुँच पाते वो लोग उनके ऊपर भी कुर्बानी जो है वो वाजिब के दर्जे के ऊपर है कि जो साहिब इस्तात आदमी है। साहिब इस्तात की थोड़ी वजाहत अगर आप कर दें। वो साहिब इस्तात से मुराद बहुत सादा सी तारीफ ये है कि ऐसा आकिल बालिग आज़ाद मुसलमान जो साहिब निसाब है यानी उसके पास इतने वसाइल मौजूद हैं जिसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाती है। ज़कात का मामला ये होता है कि साल भर आपके पास वो रकम होनी चाहिए। और कुर्बानी के मामले में ये है कि ये जो आज की तारीख है नहीं आज की जो तारीख है यकम ज़िलहज से पहले का जो लम्हा है गोया यकम ज़िलहज वाली रात जो आदमी साहिब निसाब होगा उसके ऊपर जो है वो कुर्बानी जो है वो वाजिब हो जाएगी। अरे बीवी के हवाले से भी है क्योंकि बहुत से इसमें उलमाए कराम की राय है कि अगर कोई मर्द कुर्बानी कर रहा है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि बीवी भी करे या बीवी खुद से करे। इसके साहिब निशान दीन जो है ना ये हमारे यहाँ सबसे पहले एक बहुत बराह रास्त सीधी समझ आने वाली बात हमें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि दीन जो है वो इस तरह खानों में तज़कीर और तानीस मुज़क्कर और मुअन्नस की बुनियाद पर दीन को तकसीम नहीं करता। बहुत सादा सी बात है, हर वो शख्स जो साहिब निसाब है औरत है या मर्द है जो बाकी मैंने शराइत आपके सामने बयान की जो एहतियातें बयान की कि मकामी आदमी हो, आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो, साहिब निसाब हो, वो उस आदमी के ऊपर जो है वो कुर्बानी जो है वो वाजिब है। वो मर्द भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है। यानी जिस तरह ज़कात एक औरत ज़ाहिरी तौर पर
वसाइल है और लेकिन वो उसका कोई मुस्तकिल रोज़गार नहीं भी है, असासा इतना उसके पास मौजूद है जिस पर ज़कात वाजिब होती है तो उसे ज़कात अदा करना होगी और वो खुद बराह रास्त उसकी जिम्मेदार होगी। यानी जिसकी मलकियत में है की सूरत में भी हो सकती है, ज़मीन जायदाद की सूरत जी में भी बिल्कुल हो ऐसा। सकती है। ओवरऑल जो उसका जो टोटल एसेट्स है उनकी मालियत और हैसियत जो है वो साहिब निसाब जैसी होनी चाहिए। इसी तरह कुर्बानी के बारे में भी ये मामला है कि जो साहिब निसाब है वो मर्द है या औरत है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अब अमूमन हमारे यहाँ एक बड़ी गलतफहमी ये पाई जाती है कि जी हम मोहब्बत में, मुरव्वत में, एहतराम में एक घर का कमाने वाला एक आदमी होता है जो साहिब निसाब होता है और जिस पे कुर्बानी वाजिब होती है, लेकिन वो उसके पास एक पूरी फहरिस्त मौजूद होती है। वसाइल असबाब एक कुर्बानी करने के होते हैं और फहरिस्त में वालिदैन का नाम भी मौजूद होता है, वालदा, वालिद, बीवी, बच्चे जो अजीज़ो कार फौत हो चुके हैं उनके नाम भी मौजूद होते हैं। दीन बड़ा बराह रास्त और वो ये कहता है कि जो साहिब निसाब है सबसे पहले, क्योंकि वाजिब उस पर है इसलिए सबसे पहले उसकी तरफ से कुर्बानी की जाए। अगर उसके बाद उसके पास वसाइल मौजूद हों तो फिर अपने ख़ानदान के जो जिंदा लोग हैं उनकी तरफ से कुर्बानी की जाए और जिंदा के बाद फिर जो मुर्दा लोग हैं जो दुनिया से चले गए फिर उनकी उनकी तरफ बारी से कुर्बानी आती की। है। अच्छा हज़रत साहब, सोशल मीडिया पे अमूमन हम देखते हैं ईद के मौके पे जो गुमराही फैलाने वाले ये जो लिबरल्स का टोला है वो एक्टिव हो जाता है, वो मशवरे देना शुरू हो जाते हैं कि जी आप किसी की बेटी की शादी क्यों नहीं करा देते, आप कोई ठंडे पानी का कूलर क्यों नहीं लगवा देते, आप कार खैर में हिस्सा क्यों नहीं डालते, कुर्बानी करनी है आपने, जानवर हलाली करना है तो इससे बेहतर ये कोई काम भी करना। खैर का अमल जो है ना वो उस वक्त अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होता है जब वो अल्लाह और अल्लाह के महबूब रसूल सैयद सादिकीन हज़रत मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के फ़रामीन के मुताबिक किया जाए तो फिर वो अल्लाह के यहाँ इबादत के तौर पर तसव्वुर होता है, वरना वो एक अमल खैर के तौर पर तसव्वुर किया जाता है। इबादत और अजर की नीयत से अगर कोई काम करना है अल्लाह के सामने जवाबदेही का तसव्वुर कायम करते हुए तो फिर उसे वैसा ही करना पड़ेगा जैसे अल्लाह ने फरमा रखा है। और अल्लाह ने जो तरजीहात का एक कैलेंडर हमें दे रखा है उसकी तरतीब से ही हमने चीज़ों को मुतय्यन करना है। एक कुर्बानी वाजिब है, वो कुर्बानी करना अल्लाह के महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस अशरे के अंदर अल्लाह के यहाँ आखिरी दिनों में ये जो कुर्बानी की गोया दिन होते हैं इनमें अल्लाह के रस्ते में हलाल जानवर का ज़बिया यानी उसे ज़बा करने से अफजल अमल अल्लाह की नज़र में कोई है ही नहीं। यानी ये इन दिनों में, कुर्बानी के दिनों में सबसे अफजल अमल ये है। इसलिए अब क्या होना चाहिए, अमूमी तौर पर इस बहस में दो तबकात पैदा हो जाते हैं और अफरात व तफरीद का हम शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग वो हैं जो अक्सर इसकी नफ़ी करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जी बाकी नेक अमाल करें, जी किसी की मदद कर दें, किसी का बिजली का बिल भर दें, किसी की बेटी की शादी करवा दें। आपको कौन रोक रहा है इस खैर के काम से, आप उसको करें, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये सारे काम मुझ पर एक नेक काम के तौर पर तवज्जो दिलाई गई है, लेकिन कुर्बानी मुझ पर अगर मैं साहिब निसाब हूँ तो वाजिब की गई है, मुझ पर लाजिम की गई है, इसलिए एक कुर्बानी करना वाजिब है। उसके हाँ ये दुरुस्त बात है कि एक आदमी साहिब इस्तात है तो वो अपनी तरफ से अपने घर के वो लोग जिन पर कुर्बानी वाजिब हो चुकी है उनकी तरफ से कुर्बानी करे और बाकी के वसाइल जो है वो बेशक दुनिया के ऊपर खर्च करे, अल्लाह की जरूरतमंद मखलूक के ऊपर खर्च करे दो। लेकिन उन दिनों में जैसे मैंने अर्ज किया कि सबसे बुनियादी जो जिम्मेदारी है माल के खर्च के हवाले से वो कुर्बानी है और ज़बिया है। सिर्फ पैसे दे देना जो है, किसी की मदद कर देना, उससे नेकी तो अल्लाह के यहाँ शुमार होगी, लेकिन ये जो कुर्बानी की जिम्मेदारी आप पर और मुझ पे बतौर वो पूरी नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आ जाते हैं कुर्बानी की फजीलत, उसकी अहमियत से तो हमें इनकार नहीं है कि हम लोग जो भी साहिब निसाब हैं, वो औरत है, मर्द है, बच्चा है, बूढ़ा है, उसके ऊपर कुर्बानी जो है वो वाजिब हो गई। अब कुर्बानी के अहकामात पर आ जाते हैं कि जब ज़ुल्हज का चांद, कुर्बानी वाजिब नहीं, मैं यहाँ जरा इसको क्लियर कर दूँ, जब तक बालिग नहीं हो जाता। अच्छा, अब उसके बाद अहकामात की बारी आती है तो ज़ुल्हज का चांद नजर आते ही कौन कौन से अहकामात है जो हम पर वाजिब हो जाते हैं जो कुर्बानी देने की नीयत रखता है उस शख्स के ऊपर? आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये जो एक अशरा है यानी पहले 10 दिन जो ज़ुल्हज्जा के हैं, वैसे तो पूरा महीना बाबरकत है, लेकिन इन 10 महीनों की बरकत ये, 10 दिनों की बरकत ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के यहाँ इंसानों के किए हुए आमाल में किसी साल भर में कभी भी इतना अजर नहीं अता किया जाता जितना इन 10 दिनों में अजर जो है वो लौटाया जाता है। अल्लाह अपनी शान के लायक कई गुना कर दिया करता है। और यहाँ तक फरमाया, यानी जो मुफस्सिरीन उन्होंने ये कहा कि इन 10 दिनों के आमाल का अल्लाह के यहाँ वो कदर मंजिलत है जो रमज़ान की आखिरी 10 रातों की कदर मंजिलत है। यानी जैसे उन रातों में फजीलत है, किसी अमल को करने का अजर कई गुना कर दिया जाता है, इसी तरह इन दिनों में किया जाने वाला अमल जो है वो अल्लाह के यहाँ बड़ा मकबूल है। हुजूर ने ये फरमाया, अब 2-3 बातें बड़ी अहम है। एक तो आखिरी अय्याम जो है उनके अंदर रोज़े का एहतमाम करना, हुजूर ने इसके ऊपर बशारत अता कर रखी है कि इसका एक दिन का रोज़ा जो है वो 1 साल के गुनाह जो है
उनकी माफ़ी का जरिया और वसीला बनता है। ज़िलहज के पहले 10 दिनों में भी पहली 10 तारीखें जो है ना उनके बारे में हुजूर ने फरमाया। और आखिरी जो हज का दिन होता है उस दिन के रोज़े क्या तो अल्लाह के यहाँ ये कदर मंजिलत है, नवी का जो रोज़ा है उसका रोज़े की बरकत और अजमत ये है कि वो हुजूर फरमाते हैं मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि ये एक साबका पूरे साल के और एक आइंदा पूरे साल के गुनाहों की तलाफी का जरिया बन सकता है। तो ये कितना अहम अमल है। और खुद सरकार दो आलम से एक रोज पहले जी, एक दिन पहले, क्योंकि जो 10 का रोज़ा होता है वो उस दिन ईद होती है 10 ज़िलहज को, उस दिन की ईद वाले दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े से मना फरमाया। इवन के जो यौम अरफा जो लोग हज के ऊपर मौजूद होते हैं उनके बारे में भी ये है कि मुशक्क़त की वजह से बेहतर ये है कि वो उस दिन रोज़े से जो है वो एहतजाज करें, उससे न रखें और बाकी दिन जो है उनमें अपनी अल्लाह से जो है राज़ो न्याज करें। इस दिन के बाकी जो आदाब और तकाज़े हैं उनमें एक बड़ा अहम तकाज़ा ये भी है कि हुजूर ने ये फरमाया कि जो आदमी नियत कर ले रोज़े इस कुर्बानी करने के हवाले से, उसे ये चाहिए कि यकम ज़िलहज के चांद नज़र आने से लेके कुर्बानी हो जाने तक, यानी जो आपका कोई जानवर है उसके नहर से खून का बरामद हो जाना, गोया छुरी फिर जाने तक वो ना अपने जिस्म के बाल तराशे और ना नाखून तराशे। ये मसनून सुन्नत है, यानी सरकार दो आलम की सुन्नत है, लेकिन ये मुस्तहब है, यानी अगर कोई करे तो बहुत आला अरफा अमल है, इसका अल्लाह के यहाँ बड़ा अजर और कदर मंजिलत है। एक सहाबी आए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरे पास एक ही बकरी है और वो भी मैंने आरियतन किसी को दूध पिलाने के लिए दे रखी है, तो मैं कुर्बानी करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? तो हुजूर ने फरमाया अगर तुम्हारे पास कुर्बानी की इस्तात नहीं है तो तुम ये करो कि इन दिनों के अंदर ये अपने जो है बाल काटना और नाखून काटना, इससे अपने आप को बचाओ और आखिरी दिन जब लोग कुर्बानी कर चुके हैं तो उस वक्त तुम अपने बाल काटो और अपने नाखून जो है उनको तराशो, तो अल्लाह के यहाँ तुम्हें जो कुर्बानी करने वाला बंदा है उस जैसा अजर अता फरमाएगा। तो यानी इससे ये साबित हुआ कि जो कुर्बानी करने वाला है उसके लिए तो ताकीदी तौर पर ये है ही है। यहाँ ये अल्लाह की तरफ से खास करम है हुजूर की फरमाने ज़िशान की रोशनी में कि जो आदमी कुर्बानी नहीं करने वाला अगर वो भी इस अंदाज में इन 10 दिनों को गुजारेगा तो अल्लाह ताला उसको कुर्बानी जैसा अजर जो है वो अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और इन चीज़ों का एहतियात कीजिए, एहतियात बरतिए, नाखून नहीं कटवाने और बाल नहीं कटवाने। तो आज कभी इम्कान है ज़िलहज का चांद नजर आने का, तो आज इन चीज़ों का एहतमाम कीजिएगा। और इन 10 दिनों का एहतराम और तकरीम जो कुरान मजीद में बता दी गई है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी है, अगर हम उस पर अमल पैरा होंगे तो इसका अजर और सवाब जो हमें दुगना होकर मिलेगा। प्रोग्राम का वक्त भी जो है वो ख़त्म हो चुका है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।